गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। येस्टरडे ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इसकी फर्स्ट क्लास हो चुकी, आज इसकी सेकंड क्लास है और आज की क्लास बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फर्स्ट क्लास अगर नहीं भी देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ये सेकंड क्लास तुमको समझ में पूरा आएगा। मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा और एक बार मैं रिवाइज भी करा देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन इनकम टैक्स। पर इस चैप्टर को पढ़ने में क्या होता है, स्टूडेंट को वही सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है कि उसको पुराने सारे जो चैप्टर्स होते हैं, 5 हेड्स है, क्लबिंग है, सेट ऑफ है, डिडक्शंस है, एग्जाम्शंस है, वो सारा का सारा एक बार में तो याद दिमाग में मतलब रह नहीं सकता। तुम कितना भी रिवाइज कर लो, एक बार में सारा का सारा दिमाग में थोड़ा रह पाएगा। तो इसीलिए इसको समझने में दिक्कत आता है। तो मेरी यही पूरी कोशिश है कि यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स। तुमको जो भी मैं यहाँ पढ़ाऊंगा वो फ्रेश बताऊंगा और तुमको समझ में आ जाएगा। मतलब अगर कोई प्रीवियस नॉलेज चाहिए, चाहे वो सैलरी का हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी का, पीजीबीपी, 5 एड्स, कोई भी चीज़ का हो, कि तुमको वो नॉलेज चाहिए समझने के लिए, तो वो मैं फ्रेश अभी यहाँ पे एक बार समझा दूंगा। ठीक है, कोई ऐसा ट्रबल नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर को समझना। समझ गए ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो समझने के लिए जहाँ जहाँ भी वो पुराना नॉलेज चाहिएगा वो मैं तुमको फ्रेश बता दूंगा, तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो इसको प्लीज़ कॉन्फिडेंस के साथ ही पढ़ो, दिक्कत का कोई वो सीन मत रखो। मैं रिवाइज भी करा देता हूँ, जो पिछले क्लास में मैंने टैक्स रेट्स पढ़ाए थे सारे, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। वी आर डिस्कसिंग फॉर प्रीवियस ईयर 1920, यानी कि असेसमेंट ईयर 2021 जो कि अभी चल रहा है ना। ये रहे सारे टॉपिक्स इसके अंदर। तो ये सारे मेजॉरिटी टॉपिक्स वी हैव डन। मेन आज हम लोग को क्वेश्चन आंसर्स करना है, बट बिफोर और लंबे लंबे क्वेश्चन आंसर्स करने जिसे सीखेंगे। पर क्वेश्चन आंसर में जाने के पहले एक बार ये याद दिला देता हूँ, इनकम टैक्स के रेट्स दो जगह पर लिखे हुए रहते हैं। नॉर्मल इनकम टैक्स के रेट्स जो होते हैं वो सबको मालूम है, सारी दुनिया जानती है कि वो बजट से आता है। बजट मतलब फाइनेंस एक्ट। और जो स्पेशल इनकम टैक्स रेट्स है, जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी हो गया, एलटीसीजी, फिर एलटीसीजी 112 है, एसटीसी 111 है, वो सब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दिया हुआ है। तो स्पेशल रेट्स इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दिया हुआ है। ये कहाँ पे आ सकता है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, नॉर्मल रेट्स। अच्छा, नॉर्मल रेट 7 टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स में पर्सन्स होते हैं, सबके हिसाब से स्लैब बनाया हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इससे। ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी, स्लैब रेट्स, दिस इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड एजेपी। 2.5 लाख रुपए तक नील, फिर 2.5 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक 5%। अब इट इज नॉट गोइंग टू बी 5, 10, 15, नहीं ऐसा नहीं है। अभी तो फिलहाल 5, 20, 30। तो 2.5 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक 5%, 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख 1 रुपया ऑनवर्ड्स इट इज 30%। तो ये स्लैब रेट्स है। ठीक है, इसको करने के लिए मैंने इलस्ट्रेशन दिखाया था, ये रहा इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में मैंने बताया था कि देयर इज अ लॉन्ग मेथड ऑफ डूइंग इट एंड देयर इज अ शॉर्ट मेथड ऑफ डूइंग इट। इनिशियली जब एक स्टूडेंट अपना कंसेप्ट बिल्ड करता है तब वो लॉन्ग मेथड में जा सकता है। लॉन्ग मेथड में क्या होता है कि एक बंदे की इनकम हमको बोली भी कि 12 लाख रुपया है, तो अपने ऐसे निकालेंगे उसको स्लैब वाइज। फर्स्ट 2.5 लाख नील, नेक्स्ट 2.5 लाख 5%, 12,500, नेक्स्ट 5 लाख 20%, 1 लाख, फिर लास्ट में 2 लाख और बचा, 10 लाख के ऊपर 12 लाख है ना इसका। तो नेक्स्ट 2 लाख पे 30% विच इज 60,000। तो सब जोड़ जाड़ के आ जाएगा वहाँ पे 172, 500। एंड देन देर इज अ शॉर्टकट मेथड। यू नो दैट दिस पर्सन टोटल इनकम इज 12 लाख विच इज मोर देन 10 लाख। तो यू कैन स्ट्रेट अवे अप्लाई दी फॉर्मूला 1,12,500 प्लस 30% ऑफ 2 लाख, तो उससे भी आपका वही आएगा 172, 500। सर हमें मतलब फॉर अ फ्यूचर फॉर अ लॉन्ग सम्स कौन सा तरीका करें अपने, लॉन्ग की शॉर्ट? सर शॉर्ट करो। लॉन्ग का कोई सेंस बनता नहीं है, कारण मैं आपको बता दूं, एक लंबे सम में उसकी कोई कीमत नहीं है कि ये स्लैब तुम कैसे कैलकुलेट करके दिखा रहे हो, इसका अलग से आपको कोई भी स्टेप मार्क्स मिलने वाला नहीं है। तो इतना तोड़ तोड़ के आपको दिखाने का जरूरत थोड़ा पड़ेगा। आप सीधा ये शॉर्टकट दिखाओ ना, 1,12,500 प्लस 30% ऑफ TI माइनस 10 लाख, तो वही आपके लिए सही है। ओके, ऊपर आते हैं। ये रहा स्लैब। सीनियर सिटीजन वो पर्सन होता है जिसकी उम्र 60 साल हो जाती है इन द प्रीवियस ईयर या फिर फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर को, और इनके लिए बेसिक एग्जामिशन लिमिट 2.5 लाख के बजे होता है 3 लाख रुपए का। बहुत बढ़िया। सुपर सीनियर सिटीजन वो होते हैं जिनकी प्रीवियस ईयर या उसके पहले या फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर को 80 साल की उम्र हो जाती है, तो इनका जो बेसिक एग्जामिशन लिमिट है वो सीधा 5 लाख का है। दैट इज वाई इनका स्लैब में 1 रो कम हो जाता है। तुम देखोगे ऊपर वाले स्लैब्स में 4-4 रोज हैं, देखो 4 रो है, फिर इसमें 4 रो है, पर इसमें सिर्फ 3 है क्योंकि इसका तो 5 लाख तक ही सीधा नील है ना। ओके, नेक्स्ट फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी, इन दोनों में कोई स्लैब नहीं है। ऑन द होल ऑफ इनकम्स फ्लैट 30% का रेट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक बच्चा बुद्धि वाला स्लैब है, 10,000, 20,000, 30,000। 10,000 तक है तो 10%, 10,000 1 रुपये से लेके 20,000 तक 20%, 20,000 1 रुपये से आगे तक 30%। तो वही स्लैब के हिसाब से फॉर्मूला डाल के निकाला हुआ है। कंपनीज, यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर। और कंपनी में थोड़ा वियर्डनेस है।
कंपनी के इसमें बोला है कि आप 16-17 का चेक करो, सॉरी 17-18 का आप चेक करो। 17-18 प्रीवियस ईयर में अगर टर्नओवर या ग्रॉस एसेट 400 करोड़ से कम है तो फिर आप पे 25% रेट लगेगा, ठीक है। तो उस लिहाज से देखो अभी राइट नाउ इंडिया में जितनी भी कंपनीज है, वेदर इट्स अ प्राइवेट और पब्लिक डोमेस्टिक कंपनी, 17-18 में अगर उनका टर्नओवर 17-18 का टर्नओवर चेक करना है फॉर प्रीवियस ईयर 19-20, तो 17-18 का टर्नओवर अगर 400 करोड़ के अंदर है तो 25% का रेट है, विच इज़ वेरी नाइस। इन अदर केसेस 30% का रेट है, और फॉरेन कंपनी को तो निचोड़ दिया पकड़ के, बोला 40% रेट, ठीक है। अब देखो रेट्स हमने सबके सीख लिए, बट आई एम टेलिंग यू इन सब से क्वेश्चन अगर आना हुआ तो MCQ में आएगा। वी डोंट एक्सपेक्ट अ सम्स लाइक लंबा सम्स ऑन दिस, बिकॉज कंपनी का कॉर्पोरेट कंप्यूटेशन जो होता है ना, कंपनी का कंप्यूटेशन वो फाइनल में ज़्यादा पूछा जाता है। इंटर लेवल के स्टूडेंट से इंसानों का पूछते हैं, इंडिविजुअल्स का पूछते हैं, ठीक है। मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मिसेस सीता, गीता, उस तरह से आता है। तो इंडिविजुअल वाला स्लैब आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेट। ये रहा टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी में क्या क्या कैलकुलेट होता है, सबसे पहले आप टैक्स कैलकुलेट करो। टैक्स में क्या क्या आएगा, नॉर्मल टैक्स प्लस स्पेशल टैक्स, देन यू हैव टू ऐड सरचार्ज, फिर उसके बाद यू हैव टू लेस मार्जिनल रिलीफ इफ नीडेड, देन यू हैव टू ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑफ 4%। तो इट इज ऐड लेस ऐड, इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। सरचार्ज माइनस मार्जिन रिलीफ ऐड हेल्थ एजुकेशन सेस। सेस के बारे में तो आपको चिंता करनी ही नहीं है, वो तो जब आप पूरा सम खत्म कर लो तो लास्ट में आपको 4% जोड़ना पड़ेगा। रिबेट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अवेलेबल फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स ओनली, जिनका टोटल इनकम 5 लाख तक है तो उनको रिबेट मिलेगा। कितना रिबेट मिलेगा, द अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड और 12,500 विच एवर इज लोअर, ठीक है, उतना रिबेट उनको मिल जाएगा। और इसका हिस्ट्री भी मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, तो नो पॉइंट इन रिपीटिंग हिस्ट्री। सरचार्ज इज इंपॉर्टेंट, ये स्टूडेंट भूल जाते हैं। सरचार्ज में देखो आपको मिल तो सब पर्सन्स के लिए रहा है, पर आपके लिए सम्स एंगल से ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंडिविजुअल वाला स्लैब, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वहाँ पे एकदम कोना में जाओ, थर्ड कॉलम में सरचार्ज का जो बॉक्स बना वो पढ़ो। 10%, 15%, 25%, 37%, 10, 15, 25, 37, 10, 15, 25, 37, ठीक है। और यहाँ पे इनकम का रेंज क्या है, टोटल इनकम इज मोर देन 50 लाख, मोर देन 1 करोड़, मोर देन 2 करोड़, मोर देन 5 करोड़। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, तो वहाँ पे सरचार्ज कितना है, 10%, 15%, 25 एंड 37%। अच्छा, इसमें स्लैब नहीं होता, इसमें सीधा आपका जो रेट है वही सरचार्ज लगता है, ठीक है। मतलब ये नहीं होगा कि सपोज एक बंदे की इनकम है 8 करोड़ रुपीज़, तो 8 करोड़ का मतलब ये नहीं कि 50 लाख से 1 करोड़ वाले पोर्शन पे आप 10% निकाल दिए फिर आप 15% निकाले, नहीं, वो 8 करोड़ पे है ना, तो उसका स्ट्रेट अवे 37% ही लगेगा, स्ट्रेट अवे 37% लगेगा उसके जो भी टैक्स अमाउंट आएगा। यू ऑलवेज रिमेंबर सरचार्ज मीन्स टैक्स ऑन टैक्स, लिख लो। सरचार्ज माने टैक्स ऑन टैक्स, मतलब टैक्स निकालो फिर टैक्स पे उतना परसेंटेज। तो जो आप ये 10-15% देख रहे हो ये टोटल इनकम का नहीं है, नहीं तो मर जाएंगे हम लोग, ठीक है। ये 10-15% ये सब जो देख रहे हो ये टैक्स का है, कि जो आप टैक्स निकाले हो उसका फिर 10, 15, 25, 37% लगेगा, तो इट इज अ टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। ये थोड़ा सा अनजस्टिफाइड लगता है पर ऐसा नहीं है, सारी दुनिया में वही एक सामाजिक तर्क है, कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म। तो क्या है कि हम लोग यही चाहते हैं कि जो वेल्दी पर्सन है वो ज़्यादा टैक्स दे और जो कम कमाता है वो कम टैक्स दे, इसीलिए जो ज़्यादा कमाता है वो 30% स्लैब में भी फॉल करेगा, प्लस उसको सरचार्ज भी देना पड़ेगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी, ये वाले जो पॉइंट्स आप देख रहे हो ना ये MCQs में आ सकते हैं। फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी, ये सब कोऑपरेटिव पे स्ट्रेट 12% का 1 करोड़ पार होते हैं। कंपनी में फिर इनकी रियायत है, कंपनी में बोला 1 करोड़ से 10 करोड़ जाएगा तो 7%, 10 करोड़ पार होगा तो 12%। एक कमाल का बात देखो, LLP में तो 1 करोड़ पार होते ही 12% है, जबकि कंपनी में 10 करोड़ पार होने पे 12% था, उसके पहले 7% था। तो कंपनी का टैक्स रेट्स थोड़ा लीनियंट है कंपेयर टू LLP। फिर भी मैं एज अ तुमको बता रहा हूँ, मतलब कि मेरे को भी एक्सपीरियंस है, स्ट्रक्चर वाइज LLP बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको, ठीक है। कंपनी आपको उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे पाएगा। आज अगर कंपनी खोलोगे तो उससे जब पैसा उठाओगे, ड्राइंग्स बोल के तो उठा नहीं सकते कंपनी से, यू हैव टू विथड्रॉ मनी इन द नेम ऑफ डिविडेंड, और वहाँ CDT लगेगा। और अगर आप LLP खोलते तो आप ड्राइंग्स बोल के उठा सकते हो पैसा, उस पर CDT नहीं लगेगा। तो और कैपिटल लेके आना बहुत ईजी है। LLP में अगर मेरे को कैपिटल बढ़ाना है तो मैं सीधा एसेट या कैपिटल में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करके कैपिटल रेस कर सकता हूँ। अगर
कंपनी में मेरे को कैपिटल बढ़ाना है तो मेरे को शेयर्स इशू करवाना पड़ेगा, बोनस राइट्स कुछ करना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो स्ट्रक्चरल कंप्लायंसेस के हिसाब से LLP इज गुड अगर बिजनेस आपका छोटा है तो। ओके, डेफिनेटली अगर आपका बड़ा बिजनेस है, यू आर इन लाइक हंड्रेड्स ऑफ करोड्स, देन LLP आपको नहीं करना चाहिए, आपको जाना चाहिए कंपनी फॉर्मेट में। फॉरेन कंपनी वालों का सरचार्ज का रेट कम है क्योंकि उनको वहाँ पे निचोड़ दिया ना। डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट कितना था? 25% 30% है ना, जबकि फॉरेन कंपनी का स्टेट 40% था। तो बोला सरचार्ज में रियायत कर दिया 2% 5%, 1 करोड़ से 10 करोड़ तो 2%, और 10 करोड़ के ऊपर है तो ये 5%। तो यहाँ 2% 5% है। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट बताया था। सरचार्ज की बाउंड्री फॉर इंडिविजुअल कितनी होती है? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, ठीक है। अच्छा, मैं मार्जिनल रिलीफ के बारे में अभी कुछ एक्स्ट्रा बोलने जा रहा हूँ, लिसन। मार्जिनल रिलीफ मीन्स the person's income is marginally slightly above the levels of 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, due to which they fall in the surcharge range or a higher surcharge range. Okay, now due to that their tax will be heavily impacted. Due to just slight income they will end up paying much more tax than the slight income. मतलब आपकी इनकम बाउंड्री से थोड़ी सी ज़्यादा होने से, सपोज 50 लाख बाउंड्री है सरचार्ज का, तो 50 लाख तक अगर कमाओ तो सरचार्ज नहीं, पर 50 लाख से ज़रा सा भी ज़्यादा कमाओ तो आप पे सरचार्ज लग जाएगा, जिसकी वजह से आपका टैक्स ज़्यादा आएगा। 1 करोड़ तक अगर आप कमाते हो तो सरचार्ज का रेट है 10%। जैसे आप 1 करोड़ से थोड़ा सा आगे गए, सरचार्ज का रेट चेंज 15%, एंड लाइक वाइज। तो मार्जिनली ज़रा सा मेरा थ्रेशोल्ड पार होते ही मेरा टैक्स बहुत जोर से अफेक्टेड होता है, टैक्स बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट बोलती है द एडिशनल टैक्स दैट यू आर पेइंग ड्यू टू स्लाइट एक्सेस इनकम विल नॉट बी मोर देन द एक्सेस इनकम अमाउंट। तो आपकी जो भी एक्सेस इनकम है उससे ज़्यादा आपको एडिशनल टैक्स नहीं देना है। तो जो भी एडिशनल टैक्स आपको देना पड़ रहा है माइनस द एक्सेस इनकम, दैट डिफरेंस विल बी गिवन अवे टू यू एज अ मार्जिनल रिलीफ। ओके, अच्छा, ये जो डिस्कशन कल मैंने किया था इससे कई स्टूडेंट के दिमाग में ये आएगा कि सर ये तो सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है क्या कॉन्सेप्ट? नहीं सर, ये सबके लिए। आप सीधा येलो और ग्रीन को देखो ना, आप ये येलो का फॉर्मूला देखो, येलो में क्या बोला? मार्जिनल रिलीफ इक्वल टू एडिशनल टैक्स ड्यू टू स्लाइट इनकम, एक्सेस इनकम माइनस एक्सेस इनकम, यही मेन चीज है। तो इसको आप कंपनी में भी लगा सकते हो। जैसे एक कंपनी का इनकम अगर 1 करोड़ तक है तो कोई सरचार्ज नहीं, पर जैसे 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में टोटल इनकम जाता है वैसे उस पर सरचार्ज है 7%। ये रहा, कैन यू सी दैट? 1 करोड़ तक कंपनी में कोई सरचार्ज नहीं, 1 करोड़ क्रॉस जरा सा हो गया 7% सरचार्ज, 10 करोड़ तक 7%, 10 करोड़ से जरा सा क्रॉस हो गया 12% सरचार्ज। दिख रहा है ना आपको तुमको? तो यहाँ पे भी मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है। तो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट इज ऑन ऑल पर्सन्स। मेरे एक्सप्लेनेशन में मैंने वो इंडिविजुअल्स के फिगर्स देके समझाए हैं, बट इट इज़ फॉर ऑल पर्सन्स। ये फॉरेन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, LLP सब में ये सरचार्ज का फंडा, ये मार्जिनल रिलीफ वाला फंडा लगता है। आर यू ओके विद दिस? क्लियर? गुड। ये मैंने अलग से एक डायग्राम बनाया था ये समझाने के लिए कि अगर एक इंसान, बिकॉज हमारे एग्जाम्स में इंटर में ह्यूमंस का ज़्यादा आता है, तो 5 लाख तक कमाते हो तो रिबेट है, 5 लाख से 50 लाख के बीच में कुछ भी नहीं है, ना रिबेट है ना सरचार्ज है। 50 लाख के ऊपर जाते ही रिबेट तो नहीं है, सरचार्ज आ जाएगा और कभी कभी मार्जिनल रिलीफ भी आ जाएगा। सेस इज ओके विथ यू? राउंडिंग ऑफ हमें करना है, सम्स में आएगा राउंडिंग ऑफ 10 रुपीज़ का, 100 का राउंडिंग ऑफ नहीं है, 10 रुपीज़ का राउंडिंग ऑफ है। दैट्स ओके। तो हमने नॉर्मल रेट्स कर लिए, अब हमारे स्पेशल रेट। देखो सर, स्पेशल रेट में 6 रेट्स हैं, 6 में से 5 इंपॉर्टेंट है और 5 में से भी मैं बता दूं एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 है। ओके, इसका मैंने एक अच्छा खासा तुमको रिच डैड पुअर डैड का कहानी बना के समझाया भी था कि तुम खुद ही सोचो ना, तुम लोग कल सैलरी कमाओगे अगर, तो सैलरी इनकम में जैसे ही तुमको हायर पैकेजेस मिलेगा यू विल स्टार्ट गोइंग इनटू 30% स्लैब। ओके, बिजनेस करोगे 30% स्लैब में जाओगे, HP करोगे 30%, पर कैपिटल गेन्स में सर देखो LTCG पे 20% रेट है खाली, तो बेनिफिट हुआ कि नहीं? LTCG में अपने वो कैसे निकालते हैं बोलो? FVC, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस एक्सपेंसेस, माइनस ICOI, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंडेक्सेशन का भी फायदा है, प्लस टैक्स रेट भी कम है 20%। और शेयर मार्केट के प्रति तो गवर्नमेंट का एक लाइक सॉफ्ट कॉर्नर है। इक्विटी शेयर, लिस्टेड कंपनी का इक्विटी शेयर जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होता है
उसके ऊपर एक टैक्स लगता है STT, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो बोलता है कि अगर STT लग चुका तब तो आपका LTCG STCG का रेट बहुत ही कम होगा। आपका LTCG का रेट होगा वो 10%, वो भी अबव 1 लाख, मतलब 1 लाख के ऊपर LTCG है तो उस एक्सेस पोर्शन पे 10% LTCG है, और STCG होगा तो 15%। तो गवर्नमेंट की काफ़ी इस पर मेहरबानी है स्पेशल रेट पे। बेसिक एग्जामिशन लिमिट जो 2.5 लाख रुपए का होता है, एक इंडिविजुअल को मिलता है ना 2.5 लाख तक नील, वो आप LTCG STCG से अवेल कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि अगर मैं सपोज 2.5 लाख कमाया साल में और वो भी LTCG से, तो वो मेरा बेसिक एग्जामिशन में काउंट हो जाएगा, आई हैव टू पे 0 टैक्स। तो मतलब आपको यहाँ पे बेसिक एग्जामिशन वाला जो 2.5 लाख का बेनिफिट होता है वो आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा। जो बेसिक एग्जामिशन 2.5 लाख का, फिर 5% का स्लैब का बेनिफिट है, वो आपको 1, 2 और 3 में मिलेगा, पक्का मिलेगा। लेकिन एक चीज़ है जो नहीं मिलेगा, दैट इज डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, वो आपको नहीं मिलेगा। चैप्टर 6 से डिडक्शंस जो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी, उसमें बताया हुआ था कि LTCG अंडर 112A, STCG अंडर 111A, विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, कैजुअल इनकम एंड फिर 115 रेंज के कुछ इनकम है, उस पर आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमको चैप्टर 6 से का बेनिफिट तो ना मिले, नहीं मिलेगा, परंतु हमको स्लैब का बेनिफिट मिल जाएगा। सबसे मतलब गंदा है ये वाला नंबर D, ये जो विनिंग्स वगैरह वाली इनकम है, इस पे ना तो 6 से मिलेगा और आपको स्लैब का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैंने लॉटरी जीता है 2.5 लाख रुपए का और मैंने कुछ नहीं कमाया, मैंने 2.5 लाख का लॉटरी जीता है, तो मेरे को 2.5 लाख पे लॉटरी पे 30% टैक्स देना ही पड़ेगा। नो स्लैब, नो चैप्टर 6A का डिडक्शन, ठीक है। फिर ये डिविडेंड वाला है, ये जल्दी से तुमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये अपने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। स्पेशल रेट्स, इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर सॉल्विंग सम टुडे, ये अपने काम में आने वाला है, मैं कराऊंगा इसके ऊपर, मैं ले जाके भी दिखाऊंगा तुमको, ठीक है, तभी और अच्छे से क्लियर होगा। सो लेट अस स्टार्ट विथ अ क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, 2 तो अपना हो चुका था, नाउ आई एम गोइंग टू डू क्वेश्चन 3। अभी आज इस क्लास में आई एम गोइंग टू डिस्कस बिग सम्स विथ ऑल ऑफ यू। सबसे ज़्यादा डर यही सबसे लगता है, लंबे लंबे सम से। तो 4 एकदम चुने हुए सेलेक्टेड मैंने बड़े सम्स लिए हैं, और इनका सॉल्यूशन भी बहुत सुंदर तरीके से मैंने बनाया ताकि तुमको समझ में आए। एक्स्ट्रा नोट्स भी पुट किए, अरेंज भी किया टॉपिक्स को चेंज करके, तो ये बहुत अच्छे से तुमको समझ में आएगा। ये 4 सम्स, तुम्हारा काम क्या है, एकदम हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ, एकदम हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, उसको सुनना है और समझना है, दैट्स ऑल। राइटिंग वर्क भी ना के बराबर है, बिकॉज आई हैव गिवन द सॉल्यूशन बिलो द क्वेश्चन, तो दैट इज देयर, ठीक है। मैं तो राइट करूँगा वो समझाने के लिए, मार्किंग्स के लिए। अब लंबा सम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात और बताता हूँ तुमको। व्हेन आई वाज स्टूडेंट, तो अकाउंट्स में, कॉस्ट में और टैक्स में लंबे सम्स होते हैं। FM में उतने लंबे सम्स जनरली नहीं होते, सिवाय कैपिटल बजटिंग वगैरह में, ठीक है। तो क्या होता था कि लंबे सम्स को टैकल करना बहुत हार्ड है, तो मेरी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती थी। मेरी स्ट्रैटेजी ये होती थी सबसे पहले कि जब मैं क्वेश्चन को उठाऊं, जैसे सपोज दिस अ क्वेश्चन विथ मी, मैंने क्वेश्चन को उठाया, एक लंबा सम है, तो इतना लंबा पढ़ रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, और एग्जाम में तो मेरे पास लिमिटेड टाइम रहेगा, तो पढ़ते वक्त ही जो जो क्लूज, CLUES क्लूज मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मैं वहीं पे लिखते चला जा रहा हूँ। इससे क्या है कि मेरा एक मैप तैयार हो जाएगा। व्हेन आई अल्टीमेटली सिट टू राइट द सॉल्यूशन, आई हैव गॉट समथिंग विथ मी, तो मैं आराम से उसको लिख के बना सकता हूँ, ठीक है। तो एक तो क्लूज को मार्क करते रहना, और दूसरी मेरी एक और स्ट्रैटेजी होती थी। टिपिकली आप देखोगे हमेशा कि कोई भी सॉल्व क्वेश्चन आंसर वाली जो बुक होती है, उसमें क्वेश्चन में जो आइटम्स हैं, आंसर में आइटम्स उस तरह से नहीं सजाए हुए हैं, उल्टे पुल्टे करके डाले हुए हैं, तो वो मेरे को बहुत ही ऑफेंड करता था, मेरे को डिस्टर्ब करता था। मैं बोल रहा हूँ कि भैया क्वेश्चन में अगर आइटम ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, इस ऑर्डर में है, तो आंसर में भी हमको आइटम उसी ऑर्डर में, एक ऑर्डर मेंटेन करके चलना चाहिए, तो बेटर रहता है, कुछ छूटेगा नहीं, लाइन से रहेगा। तो ये 2 चीज़ मेरे लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग, एज आई सेड, व्हेन यू रीड द क्वेश्चन यू मार्क द क्लूज। सेकेंड, आइटम जैसे से क्वेश्चन में आ रहा है वैसे वैसे आंसर में भी अपने को मूव करना चाहिए ताकि गलती ना हो, है ना।
स्टार्ट करते हैं। मिस्टर राजीव 50 साल का बंदा है, मतलब सीनियर सिटीजन नहीं है। रेसिडेंट इंडिविजुअल है, मतलब जो भी प्रिविलेजेस मिलेंगे सारे के सारे ही मिलेंगे। एंड अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्निशेस यू receipts and payment account. They furnish you what? Receipts and payment account. Receipts and payment account का मतलब होता है कैश बुक। तो ये जो आपको बनाया हुआ है इट्स लाइक अ कैश बुक, इसमें कोई प्रॉफिट का फिगर नहीं होगा, इसमें रिसिट्स और पेमेंट होगा। वहाँ से हमें बैठ के कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इनका पीजीबीपी इनकम कितना है। और ऐसे जो सम्स होते हैं ना जनरली उसमें क्या होता है, पीजीबीपी के अलावा देयर आर अदर हेड्स ऑफ इनकम ऑल्सो, वो आ जाता है। ठीक है, इट्स अ कैश बुक, सो डेफिनेटली दे विल गिव यू ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। इज दैट यूजफुल फॉर यू? नो। तो इधर से स्टार्ट करता हूँ मैं, एक बार देखो ज़रा, लाइन बाय लाइन जाएंगे अपने, कोई वो हैंकी पैंकी नहीं। ओपनिंग बैलेंस हमको बोला हुआ है 12,000 रुपीज़ का है, तो दैट इज़ नॉट रेलेवेंट फॉर मी। क्रॉस है ना, छोटा सा रेड कलर से दे देते हैं, क्रॉस। फीस फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विसेज, तो ये बंदा प्रैक्टिसिंग सी है, इसकी इनकम कहाँ से आएगी? वो क्लाइंट लोग से जो फीस आता है वही आएगा, तो वो इसका मेन इनकम है, पीजीबीपी इनकम है 59,38,000। ये इस बंदे की पीजीबीपी इनकम है 59,38,000। ये डेफिनेटली हमें सम्स में लाना है। रेंट 50,000, अच्छा रेंट आपने दिया है कि मिला है? इट इज़ ऑन द रिसिट साइड, तो अगर रेंट यहाँ पे लिखा है तो इट इज़ एन इनकम, है ना। रेंट मिला है 50,000। रेंट का मिलना इज व्हाट टाइप ऑफ इनकम? एचपी इनकम। अगर कोई व्यक्ति का एक्सक्लूसिव बिजनेस ही होता है कि वो रेंट पे प्रीमाइसेस देता है तब तो वो पीजीबीपी इनकम, वरना अगर कोई एक्का दुक्का प्रॉपर्टी वो रेंट पे दे रहा है तो दैट्स नॉट पीजीबीपी, दैट्स एचपी इनकम। तो एचपी भी आएगा। तो यानी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी है और पीजीबीपी इनकम भी है। 3 नंबर रिसिट्स, तो हर एक रिसिट इनकम तो नहीं होता, ये तो लोन है, ये तो लोन है। दिस इज नॉट एन इनकम, दिस इज अ लोन। बैंक से 2.5 लाख का लोन लिया है, बैंक से 2.5 लाख का लोन लिया, तो ये तो इनकम नहीं है, इसका कुछ नहीं, ये तो लोन है बस। अच्छा, लोन पे जो इंटरेस्ट होता है यहाँ पे हम लोग को लिख के दिया हुआ है @ 9% पर एनम, ये रहा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इनकम इज एन एक्सपेंडिचर, तो ये एक्सपेंडिचर अगर है तो ये पीएल से लेस होना चाहिए। बट वेट अ सेकेंड, सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ये हम लोग पीजीबीपी चैप्टर में पढ़ते हैं। 43B में बोला हुआ है सर्टेन आइटम्स आर देयर जिनका आपको एक्सपेंस की तरह डिडक्शन फाइल में तभी मिलेगा जब आप उसको एक्चुअली पेमेंट करो, डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस। तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज वन ऑफ देम। बैंक से जो भी लोन लिया उस पर जो इंटरेस्ट देते हैं अपने, अगर आप पे करोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा, अक्रूवल बेसिस पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस। ये देखो मैंने हिंट लिख दिया, तो तुम लोग देख रहे हो, आई एम गोइंग आइटम बाय आइटम, लाइन बाय लाइन, प्लस आई एम मार्किंग द क्लूज ताकि मेरे से कोई मिस्टेक नहीं हो। देखो फीस के बगल में मैंने लिख दिया था पीजीबीपी इनकम, रेंट के बगल में एचपी इनकम, लोन के बगल में आई कैन नॉट राइट एनी हेड ऑफ इनकम। वाई? बिकॉज लोन इज नॉट एन इनकम, लोन इज अ लायबिलिटी। ठीक है, हाँ लोन पर जो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा वो आपको पीजीबीपी में एक्सपेंस की तरह माइनस करने को मिलेगा, पर शर्त ये है कि सेक्शन 43B में इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अ शेड्यूल्ड बैंक शैल बी अलाउेबल एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर ओनली इफ इट इज पेड। तो अगर पे नहीं हुआ तो नहीं अलाउ होगा। ठीक है, और मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि ये जो पेमेंट साइड है ना, उधर ये पेमेंट साइड आपको पूरा दिख रहा है, इसमें कहीं पर भी इन्होंने इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट नहीं किया है। कनारा बैंक का वो जो लोन था उसका इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया है। तो अगर नहीं पेमेंट किया है, और ये बात नीचे नोट्स में बोली हुई है, नीचे नोट्स में बोला हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट नहीं हुआ है, तो अगर ये इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट नहीं हुआ है तो उसका हमको डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं लिख देता हूं नॉट अलाउेबल। ठीक है, ये क्लियर है। तो लेफ्ट साइड में जो भी आइटम्स तुमको दिख रहे थे ऑल ऑफ दैट वी हैव डिस्कस्ड। अब राइट साइड पे आते हैं। राइट साइड में एक्सपेंसेस होंगे पेमेंट में, और भी कुछ हो सकता है, चलो देखते हैं।
स्टाफ वगैरह को सैलरी दिया गया 21,50,000, दैट इज एन अलाउबल एक्सपेंस, तो माइनस किया जाएगा। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस खर्चा माइनस, ऑफिस रेंट पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस है तो माइनस होगा। हाउसिंग लोन रीपेड टू एसबीआई, नाउ प्लीज वेट, ये एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा मैं हाईलाइटर करूंगा। क्या ये दोनों लोन सेम है कि अलग है? सर अलग है, वो मोटर कार लोन था कैनरा बैंक से जो लिए थे, और उधर है हाउसिंग लोन फ्रॉम एसबीआई जो रीपे किए, तो दोनों अलग चीज है, तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग है एकदम। अब आते हैं इधर, हाउसिंग लोन रिपेड हाउ मच, 1,88,000 एंड दे हैव टोल्ड मी दैट उसके अंदर इंटरेस्ट है 88,000, तो मतलब 1 लाख इज द प्रिंसिपल अमाउंट एंड 88,000 इज द इंटरेस्ट अमाउंट। इन साहब का ऑफिस तो रेंट पे है, इन साहब का ऑफिस तो रेंट पे है, तो ये जो हाउसिंग लोन है बेसिकली घर है, ठीक है। और नीचे जो नोट्स दिए हुए उसमें और बोला हुआ भी है, तो मैं बता देता हूँ तुमको। इनके पास एक घर है जो 50% ये खुद के रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और 50% इन्होंने लेट आउट कर रखा है। 50% खुद यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, और 50% इन्होंने लेट आउट कर रखा है, ठीक है। तो ये इनका सीन है इस घर का, तो उसी घर के लिए लोन है 1,88,000 का जो इन्होंने रीपेमेंट किया है। नाउ होम लोन रीपेड, उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है 1,00,000, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये आपको 80C में मिल जाएगा डिडक्शन, ठीक है। 1,88,000 में प्रिंसिपल अमाउंट कितना है सर? 1,00,000 रुपए का, तो ये तो होम लोन है, होम लोन रिपेमेंट जो होता है वो 80C में डिडक्शन मिलता है, तो प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन मिलता है, तो 1,00,000 का तो 80C में डिडक्शन मिलेगा। तो 80C में डिडक्शन अगर मिलेगा, याद रहे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 में साफ बोला हुआ है कि जिस चीज़ का डिडक्शन आपको मिल रहा है चैप्टर 6 में, उसका डिडक्शन इनकम टैक्स के किसी और प्रोविजन में आपको मिल नहीं सकता। तो 1,00,000 का तो डिडक्शन अपने को 80C में मिल जाएगा, ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 88,000 रुपीज ऑफ इंटरेस्ट। उसका कैलकुलेशन जो है ना दैट इज कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज हमें नीचे बोला इन्होंने, ये रहा देख लो इधर, ये फर्स्ट पॉइंट आई एम डिस्कसिंग द फर्स्ट पॉइंट विथ यू, दिस इज अबाउट हाउस प्रॉपर्टी। फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि 50% बिल्डिंग जो है खुद के लिए रखते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, और 50% जो है वो लेट आउट कर रखे हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, 44,000, 88,000 का ब्याज है, तो 44,000 यहां पर आएगा और 44,000 इंटरेस्ट यहां पर आएगा। जब हम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करेंगे तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन का अलग से आप एनएवी लेके करते हो सॉल्व, और लेट आउट पोर्शन का अलग से करते हो, तो 44,000 इंटरेस्ट दोनों में जाएगा, 44,000 44 इधर, मेकिंग अप 88,000, ठीक है। ओके, नाउ देयर इज अ कैच, they have told us that the building was constructed in 1997-98 and the loan was taken at the same time। तो लोन आपने कब लिया था सर? 97-98 में, यानी कि बिफोर 1/4/1999। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये याद आएगा कि इंटरेस्ट ऑन होम लोन जो कि हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिलता है, हाउस प्रॉपर्टी में उसमें 2 लाख का लिमिट होता है, पर ये भी याद करो कि वहाँ बोला हुआ था कि अगर लोन 1/4/99 के बाद है तो 2 लाख, 1/4/99 के पहले है तो 30,000 की लिमिट है, ठीक है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड जो प्रॉपर्टी होता है उसका तो एनएवी नील होता है, नील एनएवी, कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वहां पे माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन में सेल्फ ऑक्यूपाइड में 44,000 नहीं मिलेगा, बल्कि आपको मैक्सिमम 30,000 ही मिलेगा, ठीक है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड इंटरेस्ट ऐसे तो 44,000 आ रहा है, लेकिन 1/4/1999 के पहले का लोन है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में जहाँ एनएवी जीरो होता है, नील होता है, वहाँ आप इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर पाओगे सिर्फ और सिर्फ 30,000। तो 14,000 का जो आपका इंटरेस्ट एक्स्ट्रा है, 44,000 माइनस 30,000 14,000, उसका आपको कहीं भी कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो लैप्स, उसका आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अच्छा, लेट आउट पोर्शन पे भी 44,000 का इंटरेस्ट है, बट लेट आउट पोर्शन में जीएवी होता है, एनएवी होता है, तो लेट आउट पोर्शन में क्या होता है कि जो 44,000 का इंटरेस्ट होता है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, 44 है तो आपको 44 ही माइनस करने मिल जाएगा,
दैट्स इंपॉर्टेंट। अच्छा, इन्होंने जो 50% घर खुद रखा है और 50% लेट आउट कर रखा है, उनका भाड़ा कितना है? 5000 पर मंथ, दैट्स द मंथली रेंट। तो मंथली रेंट 5000 है तो साल का कितना हुआ? 60,000। GAV इक्वल टू रेंट रिसीवेबल। GAV रेंट रिसीव्ड नहीं होता, रेंट रिसीवेबल होता है। और अगर बैड डेट है या अनरियलाइज रेंट है तो वो अलग से माइनस होता है सब्जेक्ट टू कंडीशंस। बट इन दिस क्वेश्चन दे हैव नॉट टोल्ड कि कोई बैड डेट है, ठीक है। तो इसका रेंट रिसीवेबल इस बंदे का एक्चुअली कितना है? 60,000, क्योंकि 5,000 महीने का रेंट है और इन दी एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन में यही मानूंगा कि साल भर तक लेट आउट था, तो 5,000 इंटू 12 60,000, ठीक है। तो दैट इज द GAV। बट प्रॉब्लम क्या है सर कि यहां जब हम लोग देखते हैं तो इसका आदमी की रेंट इनकम सिर्फ 50,000 है, तो इनको मिला सिर्फ 50,000 है, जबकि इनका रेंट रिसीवेबल आ रहा है कितना? 60,000। ये है। तो अब हम क्या एग्जाम में लें? रेंट रिसीव्ड 50,000 या रेंट रिसीवेबल 60? GAV इज ऑलवेज रेंट रिसीवेबल 60,000, ठीक है। यहाँ बैड डेट या अनरियलाइज्ड रेंट का केस नहीं है। हो सकता है 2 महीने का रेंट अभी ड्यू होगा, मिलेगा बाद में। तो ये बंदा तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है। दे हैव टोल्ड अस राजीव फॉलोस कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो इसीलिए इसको 10 महीने का रेंट मिला तो इसने 50,000 डाल रखा है। पर वाइल कैलकुलेटिंग टैक्स हम पूरा 12 महीने का 60,000 ही लेंगे GAV में और फिर सॉल्व करेंगे, करेक्ट है। सो दैट इज द ज्ञान फॉर हाउस प्रॉपर्टी, ओके है ना। हाउस प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये इधर अपना सॉल्यूशन चालू हो रहा है यहाँ से, और सबसे पहले अपने हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन दिखा रहे हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी में 2 पार्ट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड का NAV होता है निल, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। बट सेल्फ ऑक्यूपाइड में इंटरेस्ट ऑन लोन का मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलेगा 2 लाख या 30,000 का। तो इनका लोन 1499 के पहले है तो 30,000, तो बाहर फिगर आ चुका है 30,000, ठीक है। देन कम्स लेट आउट प्रॉपर्टी। तो लेट आउट प्रॉपर्टी का GAV कितना लेंगे? रेंट रिसीवेबल। तो GAV विल बी रेंट रिसीवेबल विच इज 60,000। अब इससे माइनस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% 18,000, और इससे माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन लोन का 44,000, ठीक है। लेट आउट प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता अमाउंट का। तो ये 60 में से 62 गया, बचा 2,000। तो इनका सेल्फ ऑक्यूपाइड भी नेगेटिव आ रहा है और लेट आउट भी नेगेटिव आ रहा है, तो अल्टीमेटली HP में इनको पूरा लॉस ही आ रहा है 32,000 का। कैन HP लॉस बी सेट ऑफ? यस, HP लॉस को हम लोग PGBP इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इनका HP लॉस है टोटल 32,000 का, जो कि वी विल सेट ऑफ फ्रॉम द PGBP इनकम। तो HP इज क्लियर विथ अस। पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने डाला है, ये देखो इधर। क्वेश्चन के ठीक बाद येलो बॉक्स में मैंने पूरा डाला है, जो भी मैंने इतना समझाया ना तुमको, पूरा हाउस प्रॉपर्टी और रेंट का ज्ञान, वो सब मैंने लिख के दिया है कि एक जन्म के बाद भी खोल के अगर पढ़ोगे तो फुल याद आ जाएगा। ओके, ऊपर मूव करें। तो हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी तो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। ये 88,000 का क्या होने जा रहा है वो अपने देख के आ चुके पूरा नीचे हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन। अब आता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इन्होंने कितना पे किया है? 24,000। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप देते हो तो आपको 80C में डिडक्शन मिलता है, प्रोवाइडेड द प्रीमियम इज नॉट मोर देन 10% ऑफ सम अश्योर्ड, और 15% केस ऑफ डिसेबिलिटी डिजीज। तो यहाँ तो वैसा कुछ नहीं, 10%, तो 10% ऑफ सम अश्योर्ड के अंदर ही है, तो आपको 24,000 का पूरा मिल जाएगा 80C। मोटर कार एक्वायर्ड इन January 20, पेड बाय अकाउंट पे चेक 4,25,000। मोटर कार एक ऐसा व्यक्ति खरीद रहा है राजीव, जो कि प्रैक्टिसिंग C है। तो ही विल बी यूजिंग दिस मोटर कार फॉर पार्टली बिजनेस पर्पस एंड पार्टली पर्सनल पर्पस। तो पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करेगा, उसका तो आपको कोई एक्सपेंस माइनस करने को नहीं मिलेगा, लेकिन बिजनेस पर्पस के लिए जितना है उसके लिए आपको मिलेगा डेप्रीसिएशन। तो आपको मोटर कार पे डिप्रिसिएशन अवश्य मिलेगा। कैसे, कितना, विल सी इनटू दैट लेटर ऑन। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ये 80D में जाता है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम किसके लिए दे रहा है? खुद के और वाइफ के लिए अलाउड है, अकाउंट पे ही चेक से होना चाहिए। हाँ, कितना अमाउंट मैक्सिमम मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम मिल सकता है? 25,000। इनका कितना है? 18,000। विद इन 25,000 मिलेगा 80D का रिडक्शन। बुक्स
इन्होंने बुक्स खरीदी है जो कि एनुअल पब्लिकेशन है, तो बुक्स चाहे एनुअल पब्लिकेशन हो या नहीं हो उसमें 40% डेप्रिसिएशन होता है। कुछ जन अभी घबरा रहे होंगे कि डेप्रिसिएशन का पूरा कैलकुलेशन वगैरह सब भूल चुके हैं, याद नहीं आ रहा कुछ भी। अभी थोड़ी देर के अंदर मैं डेप्रिसिएशन पूरा आपको याद दिला दूंगा, ठीक है? ओके। वो लाइट यहाँ पे बहुत तेज़ है एक्चुअली, इसलिए मेरे आँख में बार चुभ रही है, इसलिए मुझे मतलब आंखें बंद करनी पड़ रही है और कुछ नहीं। तो बुक्स कैसी भी हो आपको ये डेप्रिसिएशन तो मिल ही जाएगा। डेप्रिसिएशन कंप्यूटर एक्वायर्ड ऑन दिस दिस, तो कंप्यूटर के ऊपर भी आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन पे अलग से पूरा चर्चा कर लेंगे हम लोग। डोमेस्टिक ड्राइंग्स, पीजीबीपी के क्वेश्चन में ड्राइंग्स अवश्य रहता है। ड्राइंग मतलब इट्स अ प्रोप्राइटरशिप टाइप का बिजनेस ना, प्रैक्टिसिंग सी है, तो पैसा ड्रॉ किया है, तो ड्राइंग्स इज़ अ पर्सनल थिंग, इसका आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ड्राइंग्स का आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला डिडक्शन, तो माइनस। ड्राइंग्स तो पर्सनल पर्पस के लिए ना, तो पर्सनल एक्सपेंसेस थोड़ा आपको डिडक्शन मिलेंगे, तो वो माइनस, वो कुछ करना ही नहीं, मतलब उसका लीव इट। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपने 20,000 रुपये डाला है, 80C में जाएगा ये। पीपीएफ 80C में मिलता है। अच्छा, 80C में टोटल आपको कितना रिडक्शन मिल सकता है? 1.5 लाख का। हमारे क्वेश्चन में 3 बार 80C आ चुका है, देखो आप। 1 लाख का 80C, 24,000 का 80C तो 1,24,000, फिर 20,000 का 80C तो 1,44,000, 1,24,000, 20,000, 1,44,000 इज विद इन 1,50,000, तो 1,44,000 का 80C मिल जाएगा। और 80D भी है यहाँ, 18,000, 25,000 के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट, मोटर कार मेंटेनेंस। मोटर कार मेंटेनेंस पे 10,000 है, ये एक्सपेंस है, ये माइनस होना चाहिए, बट बी केयरफुल, इन द क्वेश्चन दे विल ऑलवेज टेल अस दैट मोटर कार पार्टली बिजनेस और पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज हुआ है, तो पर्सनल पर्पस वाला जो फ्रैक्शन है वो हमको हटाना है, और बिजनेस पर्पस वाला जो फ्रैक्शन है उतना ही हम लोग को लेस करना अलाउड होगा, ठीक है? क्लोजिंग कैश बैलेंस है 19,15,000, दैट डज नॉट मैटर टू मी, काट दो। देखो लाइन से एक एक आइटम डिस्कस हुआ कि नहीं, ऐसे ही करना है। द मैनर इन विच आई एम डिस्कसिंग विथ यू, तुम्हारा थॉट प्रोसेस भी ऐसा ही होना चाहिए व्हेन यू आर डूइंग अ सम। तो अब मोटर कार के बारे में दे हैव टोल्ड अस समथिंग, वी विल फिगर दैट, विल चेक दैट आउट। मोटर car was used for both official and personal purpose. 1/5 of the motor car is for personal purpose, और नो कार लोन इंटरेस्ट वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। सबसे शुरू में आया था कैनरा बैंक से, इन्होंने 4,25,000 का लोन लिया था ना कार के लिए, तो उसका इंटरेस्ट पे नहीं किया है। तो ये अगर मेरे को यहाँ पर नहीं भी बोलते तो फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दिस पर्सन फॉलोज कैश बेसिस। तो अगर इन्होंने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया होता कैनरा बैंक को तो पक्का पेमेंट साइड में होता, पर पेमेंट साइड में नहीं है तो उसका रिडक्शन मिलेगा भी नहीं। कमिंग टू दिस वन, मोटर कार में बिजनेस पर्पस के लिए कितना है? 4/5 है ना। 1/5 इज फॉर पर्सनल पर्पस, दैट मीन्स 4/5 इज फॉर बिजनेस पर्पस। तो मोटर कार का चाहे डेप्रीशिएशन बोल लीजिए चाहे मेंटेनेंस बोल लीजिए, आपको 4/5 का डिडक्शन मिलेगा। तो मोटर कार से जुड़ा हुआ जो है उसको आओ एक बार देख लो। सबसे पहले पेमेंट साइड में ये रहा मोटर कार यहाँ पे, तो ये 4,25,000 के ऊपर क्या होगा? डिप्रीसिएशन। इन्होंने ये लोन लिया था 2.5 लाख का कार का, ठीक है, और गाड़ी खरीदी थी 4,25,000 की, तो वो तो हो ही सकता है कि गाड़ी मेरी ज़्यादा महंगी की है, कुछ मैंने अपना पैसा यूज़ कर लिया, लोन कम लिया, दैट्स ओके। तो ये डेप्रीसिएशन जो 4,25,000 पे आपको देना है, ये आपको 4/5 देना है, याद रखना है, इंटू 4/5, कारण बिजनेस पर्पस में 4/5 ही है, यूज हुआ है। मोटर कार का एक और आइटम है मोटर कार मेंटेनेंस, ये रहा 10,000, तो इसमें भी आपको 4/5 ही लेस करना है, 4/5 ही लेस करना है, दैट्स फॉर बिजनेस पर्पस। ये हो गया मोटर कार का सॉल्व, डन। तो वी हैव फिनिश्ड नोट 2 ऑल्सो। तुम देख रहे हो एकदम मैं चुप नहीं हो रहा, मैं लगातार जा रहा हूँ, परंतु मैं लाइन बाय लाइन जा रहा हूँ। अपने को ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी कोई बड़ा सम आएगा तो अपने उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। और ये बात जो मैं तुमको सिखा रहा हूँ, जो 2 बातें मैंने बोली, ये सब पे लगेगा, अकाउंट्स, कॉस्ट, टैक्स, जिसमें भी लंबे लंबे सम ज़्यादा होते हैं। एफएम के अंदर भी कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें लंबे सम है, वहाँ पे भी ये अप्लाई होता है। लंबे सम्स में क्या है?
व्हेन यू रीड द क्वेश्चन यू मार्क द क्लूज. लुक एट दिस जस्ट, क्या था क्या हो गया, लाल काला पीला पूरा कर दिया इसको, तो ये मार्क करना बहुत जरूरी है. और दूसरा, गो लाइन बाय लाइन सो दैट यू डोंट मिस आउट एनीथिंग. अब थर्ड चीज सबसे इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज डेप्रीसिएशन. द WDV ऑफ द असेट्स ऑन 1/4/19 एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज एज फॉलोज. 3 तरह के असेट्स हैं, फर्नीचर फिक्सचर, प्लांट मशीनरी, कंप्यूटर्स. उनका वैल्यू दिया हुआ है तो अपने को उसका डेप्रीशिएशन देखना है. राजीव फॉलोज कैश बेसिस, दस ओके. कंप्यूट द टोटल इनकम एंड आई विल डू टैक्स लायबिलिटी ऑल्सो. क्वेश्चन में मुझसे खाली बोला है कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ राजीव, बट मैं टैक्स भी निकाल लूंगा, ठीक है, ताकि पूरा कंप्लीट हो जाए. तो अब डेप्रीसिएशन सीखने का बारी आ गया. लेट्स सी, ये रहे, ये येलो कलर का जो नोट्स आप देख रहे हो ये मेरा पर्सनल बनाया हुआ है फॉर योर पर्पस, कि तुम्हारा एक बार इससे क्लैरिटी आ जाए, ठीक है ना. मोटर कार पे मेरा चर्चा पूरा हो चुका तुम लोग के साथ. जो जो मुझे बोलना था मोटर कार का सब दिखा हुआ है कि मोटर कार के लिए कनारा बैंक से लोन लिया, उसका इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया तो 43B में कोई रिडक्शन मिलेगा नहीं, बिकॉज रिडक्शन मिलता है पेमेंट बेसिस पे फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम शेड्यूल बैंक. सेकंड, मोटर कार मेंटेनेंस 10,000 का है, बिजनेस पर्पस में 4/5, 8,000 ही अलाउ होगा. थर्ड, डेप्रीसिएशन भी 450 मिलेगा आपको, दैट्स ओके. सबसे ज़रूरी है ये डेप्रीसिएशन. 6 नंबर में वही मैंने बताया कि ड्राइंग्स घर के लिए पर्सनल है तो उसका कोई एक्सपेंडिचर नहीं, रिडक्शन नहीं मिलेगा. सबसे इंपॉर्टेंट डेप्रीसिएशन है, तो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, डेप्रीसिएशन का जो रेट्स है जो हम लोग भूल जाते हैं वो पूरा उसमें इंपॉर्टेंट चुन चुन के रेट्स मैं लेके आया हूँ और यहाँ मैंने डाल दिया है. ये रहा तुम्हारे सामने, इस सम में डाल दिया है ताकि एक बार यहीं पे तुम्हारा रिवीजन हो जाए डेप्रीसिएशन के रेट्स का. ओके, बाद बाकी का ऐसा कोई इशू नहीं है. मैं डेप्रीसिएशन रेट्स रिवाइज करा रहा हूँ, 1 सेकेंड जस्ट. हाँ, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक. तो अभी अपने ये डेप्रीसिएशन का रेट्स डिस्कस करने जा रहे हैं. मैं एकदम शांति से पूरा याद करा दूंगा. हर सम में इस तरह से मैंने नहीं डाला है क्योंकि एक बार डाल दिया ना बस, ठीक है. हो, बिल्डिंग 10%, ऑफिस बिल्डिंग 10%, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 10%, ठीक है. तो ये पहला दो आइटम 10-10. फिर बाकी जितने भी असेट्स हैं सबको एक महा ब्लॉक में डालते हैं जिसका नाम है प्लांट एंड मशीनरी. बुक्स भी बोलो प्लांट एंड मशीनरी है, कंप्यूटर भी प्लांट एंड मशीनरी है, एवरीथिंग दे हैव पुट इन प्लांट एंड मशीनरी. तो अब प्लांट एंड मशीनरी के अंदर देयर आर छोटा छोटा ब्लॉक्स. पहले ब्लॉक को मैं नाम देता हूं PMC. ये ब्लॉक 1 और ब्लॉक 3 ये दोनों मेरे ज़्यादा काम का, यही ज़्यादातर आता है. ब्लॉक 2 आप देखो ना क्या है, शिप्स एंड वेसल्स. तो नॉर्मल कंपनी में शिप्स होते हैं क्या, फिर वो तो बहुत कम चांस है. ब्लॉक 1 और ब्लॉक 3 यही ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है. तो ब्लॉक 1 को मैं एक नाम देता हूँ PMC और ब्लॉक 3 को मैं नाम देता हूँ BCS, ठीक है. मेरा बोला हुआ है, ईजी हो जाता है, याद करना आराम से होता है. तो सबसे पहले ब्लॉक 1 PMC. PM बोले तो प्लांट मशीनरी, PM प्लांट मशीनरी, MC मतलब मोटर कार. तो प्लांट मशीनरी एंड मोटर कार, प्लांट मशीनरी एंड मोटर कार, PMC 15%. प्लांट मशीनरी मोटर कार 15%, करेक्ट है, ठीक है. शिप एंड वेसल बहुत कम चांस है आने का, उसको मैं टच मार्क नहीं करूंगा. फिर नीचे कूदो, नीचे क्या लिखा है, ब्लॉक 3 BCS. BCS बुक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर. बुक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इनमें हाई रेट होता है 40%, ठीक है. अच्छा, बुक्स चाहे वो एनुअल पब्लिकेशन है चाहे नॉट एनुअल पब्लिकेशन, रेट 40% ही है. पहले कभी ऐसा होता था कि एनुअल पब्लिकेशन होने से 100% और नॉट एनुअल होने से कम था. अभी वो सब नहीं है, बुक्स बोले ही तो सीधा 40% है, ठीक है. तो इट डजेंट मैटर टू मी वेदर एनुअल पब्लिकेशन है कि नहीं है. तो अब थोड़ा सा एक बार लास्ट रिकैप कर लो ज़रा. 4 आइटम्स है तुम्हारे पास, 1 2 3 4. नंबर 1 बिल्डिंग 10%. नंबर 2 फर्नीचर फिक्सर फिटिंग 10%. नंबर 3 महा ब्लॉक है प्लांट मशीनरी, उसमें ब्लॉक 1 2 3. ब्लॉक 1 PMC प्लांट मशीनरी मोटर कार 15%. ब्लॉक 2 शिप्स एंड वेसल 20% हटाओ. ब्लॉक 3 BCS बुक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 40%. फिर चौथा आइटम इनटैंजिबल असेट 25%. तो ये हुए डेप्रिसिएशन के रेट्स. अच्छा, इसी में एक ज्ञान था, इफ एसेट इज पुट टू यूज
for less than 180 days, then apply half rate of depreciation. अगर असेट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हुआ है तो हाफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको लगाना है. तो एग्जैक्टली ये 180 डेज का बाउंड्री क्या है वो मैं बता देता हूँ. देखो तुम्हारे असेसमेंट ईयर में एक विशेष बात हो गई, एक विशेष बात है. हमारा प्रीवियस ईयर क्या था 1920, एंड इफ यू रिकॉल 1920 प्रीवियस ईयर में 365 दिन नहीं है, 366 दिन है, 366 डेज है. कारण फेब्रवरी लीप ईयर है 2020 में. फेब्रवरी लीप ईयर था ना भाई, 29 का था 20. तो 19-20 वाला जो प्रीवियस ईयर है, 19-20 वाला जो प्रीवियस ईयर है उसमें 365 नहीं 366 डेज है. नॉर्मली क्या होता है, अगर क्वेश्चन में हमको बोलता है कि 4 अक्टूबर से कोई असेट पुट टू यूज है तो उसका मतलब है वो लेस देन 180 है. ठीक है. पर तुम्हारे केस में अगर हमको बोले 5 अक्टूबर से असेट को पुट टू यूज किया है तो उसका मतलब लेस देन 180 है. ठीक है. क्योंकि ये वो है ना, लीप ईयर था. 5 अक्टूबर 19 से अगर पुट टू यूज करोगे तो फरवरी 20 में 29 दिन है, उसलिए. ठीक है. जनरली एक लंबे सम में इतना सोचना नहीं पड़ता. लंबे सम में वो लोग बहुत आगे पीछे का डेट्स देते हैं आराम से. तो तुम मंथ्स में भी कैलकुलेट करोगे तुमको पता चल जाता है कि 180 डेज से ऊपर है कि नीचे, आराम से. तो उतना कोई हेडेक नहीं होता. So you have got the depreciation rates. The most popular rates are 10%, 15% and 40%. अब आप डिप्रिसिएशन देखें. पहले जो WDV पुराना माल है उस पर देते हैं, फिर नया परचेज पे तो अलग से देंगे. फर्नीचर फिक्सचर 60,000 10%. प्लांट मशीनरी AC फोटोकॉपियर 15%. कंप्यूटर BCS 40%. तो यहाँ वाले तो डिप्रेशन हो गए. अब साल भर में आपने नया कुछ असेट्स भी खरीदा था, आपने कंप्यूटर मोटर कार सब खरीदा था, तो उस पर भी तो आपको डिप्रेशन देना है. वो अंदर उधर जाके देखते हैं. चलो यहाँ देखो मैंने कहाँ कहाँ डेप लिखा है, चेक करो. डेप मैं एक बार ब्राउन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ. ये रहा. तो मैंने ना 3 जगह डिप्रेशन लिखा है, ब्राउन कलर से हाईलाइट किया हुआ है. मोटर कार, बुक्स, कंप्यूटर. तो इन पे डेप्रिसिएशन का रेट क्या होता है पहले वो लिख लो. मोटर कार PMC में आता है 15%. फिर बुक्स BCS में आता है. बुक्स किस में आता है, एक से ऊपर जाओ. बुक्स में आता है BCS, तो 40%. कंप्यूटर BCS में आता है 40%. तो रेट्स तो हमें मिल गए. अब हमें ये देखना है कि ये तीनों आइटम कार, बुक्स और कंप्यूटर कब कब परचेज हुआ, ताकि ये दिख जाए कि वो मोर देन 180 की लेस देन 180 है. फुल रेट लगेगा कि हाफ रेट. कार आपने जनवरी 20 में परचेज किया, जब साल में 3 महीने बचे हैं, तो इट इज लेस देन 180, हाफ रेट लगेगा इंटू हाफ. और इंटू 4/5 तो इसलिए है क्योंकि बिजनेस एंड पर्सनल पर्पस. बुक्स आपने परचेज किया 1 जुलाई को, विच मीन्स 9 महीने लगभग वो साल में यूज हुआ है, तो मोर देन 180 फुल रेट है, तो कुछ नहीं मार्क करूंगा. कंप्यूटर आपने 1 नवंबर को खरीदा है, मतलब 5 महीने, लेस देन 180, तो यहाँ पे भी हाफ रेट लगेगा. ठीक है, डन है. तो ये तुम्हारा डेप यहाँ पे भी सॉल्व हो गया. तुम जस्ट ऑब्जर्व करो शांति से, कितना पेशेंस रख के धीरे धीरे हम लोग मूव किए, हर एक चीज़ को मैप कर लिया. अब इस तरफ से जब मेरा मैप पूरा तैयार हो गया, हर आइटम पे मैंने कुछ क्लू लिख दिया है, नोट्स पे मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, देन इट बिकम्स सो इजी टू पुट इट डाउन ऑन पेपर. मिस्टेक्स नहीं होंगे फिर उससे. अगर होंगे भी तो 1% मिस्टेक, 99% में सही जाएगा सम्स. ठीक है. तो ये बहुत ज़रूरी है, क्लूज मार्क करना एंड लाइन बाय लाइन जाना. अच्छा, अब एक नई चीज़ तुम्हें मैं सिखा रहा हूं फॉर एग्जाम प्रेजेंटेशन पर्पस. ठीक है, लिसन केयरफुली. जब भी इस तरह का टैक्स कंप्यूटेशन का एक सम आता है, तो द आंसर इज वन मेन बिग कॉम्प्यूटेशन, जहां पे आप अलग अलग हेड्स के इनकम कंप्यूट करके पूरा GTI और TI निकालते हो,
और फिर उसके बाद आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हो। दैट इज द मेन आंसर। जैसे ये मेन आंसर देखो क्या है, फर्स्ट कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ राजीव, जिसमें एचपी का कैलकुलेशन हम लोग देख चुके, पीजीबीपी का भी चालू होगा, वो होगा नीचे। देन यू विल अराइव एट ये रहा जीटीआई डिडक्शंस, फिर टीआई, दैट्स वन। और फिर टैक्स लायबिलिटी भी तो निकालनी पड़ेगी। ये है सेकेंड कंप्यूटेशन, दिस इज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टोटल इनकम आ गया तो उसके बाद टैक्स कितना वो भी निकाल देंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है नोट्स, ये रहे नोट्स, ठीक है। ये नोट्स तुमको दिख रहा है यहाँ पे। कुछ क्वेश्चन में नोट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वर्किंग नोट्स होते हैं, ये तो मैंने डाला था एक्स्ट्रा। तो एक स्टूडेंट का क्या है ना, दिक्कत आता है कि सर कैन आई डू इट लाइक दिस। मैं तीनों के लिए बोल रहा हूँ, अकाउंट्स कॉस्ट टैक्स तीनों के लिए, ठीक है, कि कैन आई डू इट लाइक दिस सर, कि मेरा जो ये नोट्स या वर्किंग नोट्स है वो मैं पहले लिख दूँ और जो मेन सॉल्यूशन है वो मैं बाद में लिख दूँ। बिकॉज किताबों में जनरली आप यही देखोगे कि मेन सॉल्यूशन पहले होता है, नोट्स एंड वर्किंग नोट्स बाद में होता है। जबकि रियलिटी ये है कि हम नोट्स और वर्किंग नोट्स पहले बनाते हैं, तभी हमें पता चलता है कि मेन सॉल्यूशन, मेन आंसर में क्या क्या फिगर्स आएगा। ओके, तो देर आर टू स्ट्रैटेजीज टू डील विद दिस। फर्स्ट स्ट्रैटेजी कि मेन आंसर जो होगा टैक्स कंप्यूटेशन का, उसके लिए आप 1 पेज या 1.5 पेज छोड़ दो ब्लैंक। 1.5 पेज के बाद जाके आप अपना वर्किंग नोट चालू करो, ठीक है, और वर्किंग नोट कर करके फिगर ला के डालते जाओ। दैट इज वन स्ट्रैटेजी, कूल। सेकेंड स्ट्रैटेजी, बिकॉज वी समटाइम्स इट इज़ वेरी हार्ड टू एस्टिमेट कि मेन सॉल्यूशन कितने पेज का होगा, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो और आइडिया भी नहीं होती कि मेन सॉल्यूशन देखने में कैसा होगा, उसका कॉलम्स कितना बनेगा, स्पेशली कॉस्ट में। टैक्स और अकाउंट्स में तो मालूम है पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेकिन ना ये कॉस्ट में लफड़ा हो जाता है कि कॉलम्स कितने बनेंगे। तो सर क्या करें? तो मैं बता रहा हूँ, आराम से, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी सस्पिशन, पहले आप वर्किंग नोट्स और नोट्स बना सकते हो और उसके बाद मेन सॉल्यूशन दे सकते हो। आपका मार्क्स नहीं कटेगा, मार्क्स नहीं कटेगा। एग्जाम में ना स्टेप मार्किंग मिलती है, तो मेन आंसर का मार्क्स भी होता है और नोट्स का, वर्किंग नोट्स का भी मार्क्स होता है, ठीक है। नोट्स और वर्किंग नोट्स के लिए भी आपको स्टेप मार्क्स मिलते हैं। तो मेरा एक तुमको एडवाइस है, मैं तुमको और बताता हूँ कहानी, तो तुमको ज़्यादा बेटर मेरे बात पे यकीन होगा। मैं फाइनल की बात है ये, सीए फाइनल की। तो सीए फाइनल में मैंने एक सर से पढ़ा था, ठीक है, जयेश गुप्ता सर थे। तो जयेश गुप्ता सर की मतलब उनकी फ्रेंडशिप थी किसी एग्जामिनर के साथ। तो एग्जामिनर लोग को जो सजेस्टेड आंसर मिलते थे टैक्स के फाइनल के, वो उन्होंने शेयर किए और हम लोग को भी क्लास में लाके दिखाया था, ठीक है। मतलब हाथ में प्रिंटेड कॉपी नहीं दिया था ऑब्वियसली, पर हम लोगों को लाके दिखाया था और बोला था साफ कि देखो ये 16 मार्क का एक सम्स है, मेन आंसर के लिए 8 मार्क्स है, और फिर जो नोट्स नीचे लिखे हुए हैं जहाँ पे आपने ये आइटम्स का एडजस्टमेंट बताया है, सेक्शन नंबर बोला है, कैलकुलेशंस बोला, उसके लिए आपको 8 मार्क्स मिले हैं। तो अगर आप आंसर में नोट्स या वर्किंग नोट नहीं दोगे तो आपका आधा 50% मार्क्स तो वहीं उड़ जाएगा। उन्होंने क्लियर बोला था, एंड इट वॉज सो ट्रू, सो ट्रू। तो आई फॉलोड दैट टिल द लाइक वेरी एंड, एकदम मैं एंड तक उसको फॉलो किया था। एग्जाम में भी मैं भरपूर नोट्स देता था, कोई भी एक आइटम का क्या ट्रीटमेंट होगा जो अपने डिस्कशन कर रहे हैं। सी वॉट एवर आई कैन स्पीक आई कैन ऑल्सो राइट, है ना। तुम आज कोई चीज़ को अगर अपनी भाषा में बोल सकते हो तो तुम लिख भी सकते हो, व्हाट इज द प्रॉब्लम। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम फॉर मोटर कार फ्रॉम कनारा बैंक, वो पेमेंट नहीं हुआ तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो आपको लिखना ही तो है कि इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक इज अलाउेबल ऑन पेमेंट बेसिस अंडर सेक्शन 43B, सिंस इंटरेस्ट ऑन कार लोन हैज नॉट बीन पेड हेंस इट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, दैट्स ऑल। एक नंबर यहीं पे हो जाएगा। तो मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग नोट्स एंड वर्किंग नोट्स, और इसमें कोई फॉर्मेट नहीं होता कि मैं सुंदर लिखा हूँ, वो कम सुंदर लिखा है, मैं ज़्यादा सुंदर लिखा हूँ, मैं स्पार्कल चुमकी से लिखूंगा, ऐसा नहीं होता। आपको नॉर्मल ब्लू पेन उठा के बस लिखना है, दैट्स ऑल, कुछ नहीं, यू हैव टू राइट इट डाउन, दैट्स ऑल। तो आप टेंशन ना लो, बस जो आप सोच रहे हो वैसे आप लिख दो, नोट्स दनादन बना के। एंड नोट्स से बहुत हेल्प मिलता है, कॉन्फिडेंस आता है। बिकॉज एक लंबे क्वेश्चन में क्या होता है, एक एक स्टेप बाय स्टेप जैसे से बढ़ते हैं ना, तब कॉन्फिडेंस बिल्टअप चालू होता है। पूरा एक बार में अटैक करना इज वेरी हार्ड। नेक्स्ट थिंग मैं और एक तुमको बताता हूँ, ये मेरे साथ भी हुआ, तुम्हारे साथ भी होगा। एग्जाम में जो सम्स आते हैं ना, समटाइम्स वो थोड़े से हटके होते हैं। मतलब तुम एग्जाम में एक सम आया, तुम देखोगे अरे यार ये पढ़ाया हुआ है पूरा का पूरा, लेकिन थोड़ा सा हटके भी है, सर का पढ़ाया हुआ पर थोड़ा सा हटके भी है। तो तुम देखोगे 90% तुमसे सॉल्व हो गया,
10% कहीं तुम अटक रहे हो, एक एडजस्टमेंट तुमको नहीं मालूम क्या करें वहां पे, डोंट वरी। 90% अगर हम सही बनाएंगे तो हमको 90% मार्क्स मिलेगा, ठीक है। स्टेप मार्किंग होती है, दे विल नॉट जस्ट सी कि तुम्हारा टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी का फिगर गलत है तो काट के जीरो, ऐसा नहीं होता रे। स्टेप मार्किंग मिलेगी तुमको, डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ये नोट्स वगैरह दिए हुए, नाउ लेट्स सॉल्व इट। तो ऊपर से जाते हुए एचपी तो हमने सॉल्व कर ही लिया था, अब हम सॉल्व करें पीजीबीपी। तो पीजीबीपी में हमें कौन सा आइटम लेने का है, फीस फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विस 59,38,000, फिर ये रेंट तो हो चुका, ट्रीटमेंट कुछ नहीं, कार लोन का भी कुछ नहीं, इंटरेस्ट हमने दिया नहीं तो माइनस भी नहीं होगा। तो इधर से मेरे काम का एक ही फिगर 59,38,000, मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आएगा इनकम, फिर उससे एक्सपेंसेस माइनस होंगे, स्टाफ सैलरी, एडमिन एक्सपेंस, ऑफिस रेंट, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट कुछ लेस नहीं होगा, वो एचपी में होता है। LIC प्रीमियम वो 80C डिडक्शन मिलेगा, एक्सपेंस नहीं है वो। मोटर कार का आपको डिप्रेशन मिलेगा 15% इंटू हाफ इंटू 4/5 इंटू 4,25,000, तो ये कैलकुलेशन करके आप लेस करोगे, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस का अपने को 80D मिलेगा तो कोई माइनस नहीं होने का। बुक्स बॉट पे डिप्रेशन मिलेगा 40% इंटू 20,000 डिप्रेशन मिलेगा। मोट कंप्यूटर पे आपको डिप्रेशन मिलेगा, वो लेस होगा, ठीक है। ड्राइंग्स कुछ नहीं होगा, वो पर्सनल है, नॉट बिजनेस एक्सपेंस। PPF का 80C मिलेगा। मोटर कार का 8,000 रुपया आप लेस कर सकते हो खर्चा में, क्लोजिंग बैलेंस कोई काम का नहीं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन अलग से आपको दिए हुए हैं, ये 3 फिगर्स, ये रहा 1 2 3, ये भी लेस होगा। तो आप देखते हैं, चलो ये इनका पीजीबीपी कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये फीस है, फिर खर्चे लेस होंगे, स्टाफ सैलरी, एडमिन, ऑफिस रेंट, मोटर कार मेंटेनेंस का 10,000 इंटू 4/5 8,000, फिर डेप्रीसिएशन है, न्यू मोटर कार, न्यू बुक्स, ओल्ड 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 न्यू, 3 आइटम न्यू थे, 3 आइटम ओल्ड थे, तो उनका डेप्रीसिएशन जो कैलकुलेशन हम लोग सीखे बिल्कुल वैसा ही। तो ये सब लेस होगा, टोटल इतना आ रहा है, तो 59,38,000 माइनस 34,13,500, 25,24,500। तो ये आपका पीजीबीपी इनकम आ गया। ये पीजीबीपी इनकम है और एचपी में 32,000 का लॉस है, तो माइनस होगा, बिकॉज एचपी लॉस को हम लोग पीजीबीपी के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट विल गिव अस आवर ग्रॉस टोटल इनकम, निकाल लेते हैं चलो। 25,24,500 माइनस 32,000, 24,92, 24,92,500, दैट्स योर GTI। अब आप भूलो मत कि पेमेंट साइड में 80C और 80D के आइटम्स थे जो आपको लेस करने हैं, है ना। तो ये 80C है और ये आपका 80D है। 80C में 3 आइटम थे, लोन का प्रिंसिपल अमाउंट 1,24,000 का ये था, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, और PPF था 20,000 का, तो 144 जो कि 1.5 लाख के अंदर है, अलाउड है। 80D में 18,000 का प्रीमियम था, वो भी अलाउड है। तो जोड़ के कितना आ रहा है 80C 80D, अच्छा 80C और D मिला के 1.5 लाख नहीं होता, वो 80C CC वैसा होता है, 80C 80CC 80CC, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, 80C 80D उसमें जोड़ के 1.5 लाख नहीं, वो अलग अलग है अपना। तो 1,62,000 आपने यहाँ पे लेस करना है, माइनस 1,62,000, आई गेट 23,30,500। सो दैट्स माई टोटल इनकम विच दे आस्क्ड फॉर दिस सम। बट हम लोग एक स्टेप आगे जाएंगे, वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑल्सो। तो अब मैं आपको कुछ टैक्स लायबिलिटी वगैरह के बारे में सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। इधर सुनो, कभी भी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जो भी टोटल इनकम है उसको 2 पार्ट में तोड़ा जाए। स्पेशल इनकम वो होती है जिसपे स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स लगते हैं, जैसे LTCG, STCG, विनिंग्स,
है ना, इन पे थोड़ा सा स्पेशल रेट अप्लाई होता है। इनमें इसमें से जो 3 आइटम्स हैं ये, इनमें हमको स्लैब का बेनिफिट मिलेगा, मतलब वो जो 2.5 लाख का बेसिक एग्जामिशन होता है ना इंडिविजुअल पे, वो हमको मिलेगा। विनिंग्स में स्लैब नहीं मिलता, कोई स्लैब का बेनिफिट नहीं है। और इस पूरे रेंज पर ही हमको चैप्टर 6A का डिडक्शन लेस करने को नहीं मिलता। बाकी नॉर्मल इनकम में आएगा सर सैलरी, HP, PGBP, ये तो है ही। अदर टाइप्स ऑफ STCG, अदर टाइप्स ऑफ IFOS, ये सब नॉर्मल इनकम है। सैलरी, HP, PGB तो नॉर्मल इनकम है ही। STCG जो इक्विटी शेयर ट्रांसफर पे होता है वो स्पेशल है, परंतु बाकी सब यहाँ है। IFOS में विनिंग्स वाला पोर्शन उधर है, बाकी सारा जो IFOS है जैसे इंटरेस्ट इनकम हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स वगैरह, वो सब इधर नॉर्मल इनकम में ही आएगा। तो पहला तो ये काम करना चाहिए, वी शुड डिवाइड द टोटल इनटू 2 पार्ट्स। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी डोंट हैव एनी, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी डोंट हैव एनी स्पेशल टाइप ऑफ इनकम, है ही नहीं। इस पूरे क्वेश्चन में सब सिर्फ नॉर्मल इनकम है। इस बंदे का तुम्हारा 32,000 का तो लॉस हुआ है HP में, और इसमें क्या नाम है ये PGB में इसका फायदा कितने का हुआ है 25,24,500। तो इसके केस में कोई स्पेशल इनकम है ही नहीं, इसका सब नॉर्मल इनकम है। और उसी से डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से आराम से उसने किया है, लेस डिडक्शंस चैप्टर 6A। तो इसका चैप्टर 6 का डिडक्शन था 1,62,000। तो अल्टीमेटली इस बंदे का टोटल इनकम का फिगर आया था 23,30,500। 25,24,500 माइनस 32 माइनस 1,62, 23,30,500, दैट्स अ नॉर्मल इनकम। तो इसलिए क्योंकि स्पेशल रेट्स है ही नहीं, नॉर्मल इनकम है, तो उस पर टैक्स निकालना बहुत आसान है। राजीव इज अ ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल, तो राजीव का टैक्स आएगा सीधा 10 लाख के ऊपर है ना, तो 1,12,500, 10 लाख तक टैक्स होता है 1,12,500 प्लस 30% ऑफ टोटल इनकम इज 23,30,500 माइनस 10 लाख स्ट्रेट। 10 लाख तक 1,12,500, फिर उसके बाद होता है 30%, तो वो अपने सॉल्व करेंगे। $5,11,650, दैट इज द टैक्स। इसके ऊपर सरचार्ज होगा क्या? कुछ नहीं, सरचार्ज 50 लाख के ऊपर होता है और इन्होंने कमाया है 23 लाख। 23 लाख इज लेस देन 50 लाख, तो ये 23 लाख कमा रहा है। 5 लाख और 50 लाख के बीच में ना सरचार्ज है ना रिबेट है, तो सरचार्ज ही नहीं तो मार्जिन रिलीफ का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, तो सिर्फ सेस ऐड होगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो 5,11,650 का 4% 20,466 प्लस, तो ये आ रहा है अपना 5,32,116। वी नो दैट हमें इसे राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज, तो आंसर अपना आएगा 5,32,120। दैट इज आवर टैक्स लायबिलिटी। ये रहा, सॉल्व किया भाई, 5,32,120, दैट इज द आंसर, है ना। तो आपने टोटल इनकम भी सीखे, आपने उस पर टैक्स निकालना भी सीखे, और एक तरह से इससे पूरी PGB की यादें ताज़ा हो गई, HP काफ़ी हद तक याद आ गया। तो इस क्वेश्चन से हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इस क्वेश्चन से हमको HP सीखने को मिला, एक बार याद आ गया। फिर ये PGBP क्लियर हो गया। चैप्टर 6A के कुछ डिडक्शंस वगैरह थे, वो भी हमको सीखने को मिले। तो ये सब काफ़ी कुछ एक बार में क्लियर हुआ। फिर एक बेसिक टैक्स कंप्यूटेशन जो होता है, दैट ऑल्सो वी गॉट, जिसमें 2 पार्ट होता है। आई हैव टू कैलकुलेट टोटल इनकम एंड देन आई हैव टू कैलकुलेट टैक्स
लायबिलिटी। ठीक है, तो ये सब कुछ हमको एक सम्स के थ्रू सीखने को मिला। ये हल्के लेवल का सम था, बहुत हार्ड तो नहीं पर अच्छा सम था, इट वॉज अ गुड सम। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब एग्जाम में इतना लंबा आएगा नहीं आएगा दैट्स डाउटफुल, पर इट वॉज अ वेरी नाइस सम, बहुत कुछ सीखे। ऐसे ही एक एक करते हुए मैं तुम्हारे साथ टोटल 4 सम डिस्कस करूंगा। ये फर्स्ट है, सेकेंड वन इज अ शॉर्ट सम, पर वो एक अलग ही चीज पे बेस्ड है, सेट ऑफ का पूरा ज्ञान आ जाएगा उससे तुमको। ठीक है, पर सम सभी क्लियर हो ना, कैसे अप्रोच करते हो, तुम्हारा डर थोड़ा खत्म हुआ होगा कि हाउ डू यू अटैक अ सम। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, छोटा सा सम सही है, एंड इसमें अपने को काफी कुछ अच्छा मिलेगा। इसमें ये सेट ऑफ का मेन सम है, इससे ना पूरा सेट ऑफ याद हो जाएगा। मैं सेट ऑफ पूरा एक बार रिवाइज करा दूंगा अभी, और फिर इसको सॉल्व कराऊंगा सेट ऑफ को। ठीक है ना, इससे तुमको थोड़ा सा नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम भी देखने को मिलेगा। नॉर्मल इनकम एंड स्पेशल इनकम, थोड़ा सा वो भी तुमको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे सीधा हेड्स निकाल के अपने को दे रखा है। ठीक है ना, ये भी सिखाऊंगा मैं। ओके, वन सेक। ओके, सो अभी एक नया क्वेश्चन चालू करें। बाल मुर्गम, ये बंदे का नाम है, इंडिविजुअल, कुछ नहीं बोला तो हम यही मानेंगे कि ये सीनियर सिटीजन नहीं है, ये रेसिडेंट इंडिविजुअल ही है। और इंडिविजुअल फाइल होती है, जैसे कि मैंने बताया तुम लोगों में इंटर में इंडिविजुअल ही ज़्यादा आता है, तो उसमें हम लोग को सेट ऑफ बहुत अच्छा से सीखने को मिलेगा, और थोड़ा सा नॉर्मल स्पेशल इनकम भी देखने को मिलेगा, और भी आएगा आगे वाले 2 सम्स में। बहुत ज़बरदस्त सम्स, ये अच्छा है, इससे तुम्हारा पूरा सेट ऑफ ताज़ा हो जाएगा। तो लेट अस रिवाइज सेट ऑफ वंस, है ना। ये देखो आते हैं सेट ऑफ पे, ये पढ़ाया था पिछले क्लास में कल ही, पर आज एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। सेट ऑफ समरी फॉर रेफरेंस, लुक एट दिस। ये है मेरे इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर सॉल्विंग सम्स। ये दोनों अभी और धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा, डोंट वरी। 3 सम्स है मेरे हाथ में, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से ये मैं आपको बता चुका कॉपी में। अब ये सेट ऑफ के लिए, ठीक है, सेट ऑफ कैसे करते हैं, टिप्स फॉर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ये टिप्स है। तो ये टिप्स तो तब लगता है जब एक फुल फ्लेजेड बहुत लंबा सम्स हो सेट ऑफ का, नहीं तो इतना कुछ नहीं। मैं सिंपल बताता हूं एकदम, 3 वर्ड याद रखना, इंट्रा इंट्रा इंटर, इंट्रा इंट्रा इंटर। इंट्रा सोर्स मतलब सेम सोर्स से इनकम भी है और लॉस भी है, तो वो आपस में सेट ऑफ करना। ठीक है, फिर इंट्रा हेड मतलब 5 हेड्स होते हैं, एक ही हेड के अंदर इनकम भी है लॉस भी, तो वो सेट ऑफ करना, दैट्स इंट्रा हेड। फिर इंटर हेड, 5 हेड है, एक हेड में गेन है, एक हेड में लॉस है, उसको आपस में सेट ऑफ करना। ये 3 लेवल्स पे सेट ऑफ होता है, इंट्रा सोर्स, इंट्रा हेड, इंटर हेड। अब वो सेट ऑफ का लेके जो पूरा डिटेल ज्ञान है वो यहां पे है। ठीक है, पीजीबीपी के अंदर 3 स्पेशल तरह के ऐसे लॉसेस होते हैं जिनका सेट ऑफ केवल उसी सोर्स के इनकम से हो सकता है, बाकी किसी से नहीं। एक है स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, हाईलाइट मार रहा हूं, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का जो लॉस है वो केवल स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के इनकम से ही सेट ऑफ हो पाएगा, वरना किसी का नहीं। ऑन द अदर हैंड एक उल्टा सोचो, स्पेक्यूलेटिव में तो इनकम है पर किसी नॉर्मल बिजनेस में लॉस है, तो क्या वो सेट ऑफ हो सकता है, बोला वो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, speculative loss can be set off only against speculative income, however non speculative loss can be set off against speculative income. Next, OMRH, owning and maintaining resources, loss from OMRH can be set off only against income from OMRH. ठीक है, लेकिन अगर आपका नॉर्मल कोई मतलब अदर बिजनेस लॉस है तो वो भी OMRH की इनकम से आप सेट ऑफ कर सकते हो। थर्ड, स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD, जैसे कि कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउस ऑपरेशन फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये सब इनका लॉस इन्हीं के इनकम सेट ऑफ हो सकता है, वरना नहीं। ठीक है ना, तो ये पीजीपी के 3 खास तौर के आइटम्स थे। कैपिटल गेन्स, पहले तो आपको ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं ये है इंट्रा हेड इंट्रा सोर्स। ठीक है, इंट्रा हेड, इंट्रा हेड, इंटर सोर्स या इंट्रा सोर्स।
ठीक है, ये वो चल रहा है। पीजीबीपी का जो लॉस है वो इंटर हेड की अगर बात करें तो वो सैलरी के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता। नीचे दिखाता हूं मैं, ये रहा पीजीबीपी लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम। ये एकदम कॉमन सेंस की बात है, सैलरी में हमेशा इनकम होता है, वरना जितने भी सैलरीड एम्प्लॉय दुनिया में सब अपना कोई नकली बिजनेस दिखा देते और बोलते उसमें लॉस हुआ और पूरी सैलरी इनकम को सेट ऑफ करके जीरो टैक्स देते हैं। तो गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा बिजली तो गिरता है सैलरी वाले पे, बिकॉज वो एकदम मतलब क्या बोलते हैं, वो उसका टीडीएस कटता है, वो भाग के कहीं जा ही नहीं सकता। तो सैलरी वाला अपना इनकम को बिजनेस के नकली लॉस से सेट ऑफ करके दिखा ही नहीं पाएगा, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कैपिटल गेंस। कैपिटल गेंस में इंपॉर्टेंट बात आप समझो सबसे पहले तो कि क्या ये, इसमें पहले इंटर हेड को देखो, ये बहुत जरूरी है। कैपिटल गेन का लॉस किसी भी दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं होगा। लॉस अंडर कैपिटल गेन्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अंडर एनी अदर हेड, कोई भी और हेड को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वरना लोग कैपिटल गेन्स का भी फायदा उठा लेते। कोई भी सड़ा हुआ नकली एसेट को कौड़ियों के भाव पे बेच देते, स्क्रैप पे और लॉस दिखाते और बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ करते, सैलरी सेट ऑफ करते। तो पीजीबीपी लॉस को तो खाली रोका कि भैया तुम सैलरी से मत सेट ऑफ करो, बाकी सबसे कर सकते हो, एक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है। कैपिटल गेन्स को तो पूरा ही नहीं छोड़ दिया, बोला कैपिटल गेन्स का लॉस तो सिर्फ कैपिटल गेन्स से सेट ऑफ होगा और किसी हेड से हो ही नहीं सकता। अच्छा, इनसाइड कैपिटल गेन्स यू हैव टू थिंग्स, एलटीसीजी एसटीसीजी। उसमें ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एलटी वाले पे है। लॉन्ग टर्म का जो लॉस है वो केवल लॉन्ग टर्म के गेन से सेट ऑफ हो सकता है। लॉन्ग टर्म का जो लॉस है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म के गेन से ही सेट ऑफ हो पाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म का जो लॉस है वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों के गेन से आप सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो कैपिटल गेन्स किसी भी हेड से सेट ऑफ नहीं होता, सिर्फ अपने वाले से ही होता है, अपने हेड से ही होता है। और कैपिटल गेन्स के अंदर भी लॉन्ग और शॉर्ट है, तो लॉन्ग वाला जो लॉस है वो केवल लॉन्ग के गेन से सेट ऑफ होगा, शॉर्ट वाला जो लॉस है वो शॉर्ट या लॉन्ग दोनों के गेन से सेट ऑफ हो सकता है ना। अब आईएफओएस आते हैं, ये तो सबसे एकदम ये गोल्ड है। गोल्ड के बारे में तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना कि गोल्ड इज अ रॉयल मेटल, वो एकदम नॉन रिएक्टिव होता है, गोल्ड किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। तुम लोगों ने अक्सर सुने होंगे कि लोग अपने सोने के दांत लगवाते हैं, तो सोने का दांत इसलिए लगवाया जाता है, वो ये नहीं कि चमकाएंगे, तुम किसके साथ एक पैसे वाला आदमी अगर अपने सोने के दांत लगा भी लेता है तो सबके सामने चमकाएगा थोड़ा अपना मुंह खोल खोल के बार बार कि गोल्ड के दांत है। गोल्ड के दांत का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, और वो इसलिए बिकॉज गोल्ड एक मेटल के दांत इससे लगता है बिकॉज उसका बहुत लॉन्ग लाइफ होता है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात है, गोल्ड ऐसा मेटल है जिसका मतलब क्या है ना कि रिएक्शन कोई के साथ भी नहीं होता है। ठीक है, गोल्ड किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, कोई भी केमिकल के साथ। इसीलिए पुराने ज़माने में लोग जो होते थे वो गोल्ड के दांत लगवाया करते थे। ठीक है, तो अब तो खैर गोल्ड के भाव ऐसे हो कि कोई गोल्ड का दांत लगाता नहीं है, पीपल आइदर गो फॉर अलॉय मेटल या फिर सेरामिक, है ना। तो ये आईएफओएस, ये गोल्ड कहाँ से आ गया, ये इसके कंटेक्स्ट में आया है। आईएफओएस में ये जो देखो हर तरह का आईएफओएस नहीं, ये विनिंग्स की बात हो रही है, ये जो बदमाश वाले आईएफओएस हैं। ठीक है, क्या क्या, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, पजल, हॉर्सेस, कार्ड गेम, गेम ऑफ एनी सॉर्ट, टीवी गेम, बेटिंग, ये सब यार किसी के साथ सेट ऑफ नहीं होंगे, किसी के साथ भी नहीं। मतलब ये खुद के साथ भी नहीं हो सकते, ये इंट्रा सोर्स भी नहीं हो सकते। ठीक है, और इंट्रा सोर्स मतलब जैसे अब फॉर एग्जांपल आप लॉटरी से पैसा जीते और गैम्बलिंग में आपको लॉस हो गया, तो बोला वो भी आपको आपस में सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा। मतलब एक कोई भी सेट ऑफ कैसा भी नहीं अलाउड है इसमें। देखो, लॉस फ्रॉम दीज सोर्सेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम द सेम सोर्स, वो भी नहीं। अदर लॉस इनके साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता, एक्सपेंस डिडक्शन नहीं मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है। इन पे गवर्नमेंट दबा के एकदम सीधा आपसे 30% का टैक्स ले लेती है। ठीक है, और डिविडेंड पे तो आपको मालूम ही है कि 10% का टैक्स होता है, वो भी 10 लाख के ऊपर जाने पे। अब हाउस प्रॉपर्टी के बारे में एक अच्छी बात सुन लो, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है, बट लिमिट है 2 लाख या 30,000 की। नॉर्मली 2 लाख की लिमिट होती है, पर लोन अगर 14,999 के पहले तो 30,000 का लॉस बस। ठीक है, तो इस सेट ऑफ का थोड़ा ज्ञान आ गया अपने को अभी इससे। नाउ लेट्स गो फॉर द सम्स। बालमुरुगन फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सर ये इनका है सैलरी, ये है हाउस प्रॉपर्टी, ये पीजीबीपी 1, ये पीजीबीपी 2, ये एलटीसीजी, ये आईएफओएस। दिस इज द ब्रेकअप।
इन्हें लॉस दो जगह पे हो रहा है, हाउस प्रॉपर्टी में और नॉर्मल बिजनेस में, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी और इनका जो नॉर्मल बिजनेस है उसमें इनको लॉस हो रहा है। इन दिस क्वेश्चन हमें इंट्रा हेड सेट ऑफ भी मिलेगा और इंटर हेड भी मिलेगा, ठीक है। इंट्रा हेड भी मिलेगा और इंटर हेड भी मिलेगा। अब बिफोर गोइंग इनटू दिस मैं फर्दर आपको टिप्स दिखाना चाहूँगा। कम टू दिस सेट ऑफ के टिप्स, ये रहे इंपॉर्टेंट टिप्स में आता है 4 नंबर, टिप्स फॉर सेट ऑफ एंड सेट ऑन। फर्स्ट राइट द हेड्स नेम बिसाइड द इनकम और लॉस। तो अभी तुमने देखा वहाँ पे 6-7 आइटम्स थे, मैंने बगल में हेड्स लिखते गया मैं, तो फर्स्ट स्टेप मैंने परफॉर्म किया, राइट डाउन द हेड्स बिसाइड द इनकम और लॉस। सेकेंड मार्क द लॉस अमाउंट्स इन ब्रैकेट। तो मैंने क्वेश्चन के अंदर ही हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस था और पीजीबी का जो लॉस था वो ब्रैकेट में डाल रखा है। ब्रैकेट में डालने में मैं रेफर करता हूँ इसलिए ताकि मिस्टेक नहीं हो। मैं मेरी पर्सनल ये तुम सबसे एक टिप की तरह मैं बोल रहा हूँ, अकाउंट्स कॉस्ट टैक्स वगैरह में कहीं भी नेगेटिव फिगर्स आए ना तो आप उसको ब्रैकेट में डाल दिया करो, वरना आप भूल जाओगे, गलती से ऐड कर दोगे, हड़बड़ी में कैलकुलेटर में तर कर दोगे, माइनस कर दो प्लस कर दोगे। तो नेगेटिव फिगर्स जो भी लेस करने प्लीज पुट इट इन ब्रैकेट्स फॉर योर ओन सेफ्टी। थर्ड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लॉसेस। जनरल सेट ऑफ, 4 तरह का। जनरल सेट ऑफ वो होता है जो किसी भी इनकम से आपको सेट ऑफ मिल सकता है, अगेंस्ट एनी इनकम आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। किसी के साथ भी आप सेट ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ, यह हाउस प्रॉपर्टी में होता है कि हाउस प्रॉपर्टी को आप किसी भी हेड से सेट ऑफ तो कर सकते हो परंतु सिर्फ 2 लाख तक कर सकते हो, अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। थर्ड प्रोहिबिटेड सेट ऑफ, ऐसा लॉसेस जो किसी के साथ सेट ऑफ होएगा ही नहीं, जैसे विनिंग्स लॉट गैम्बलिंग का लॉस हो गया। एक्सपायर्ड सेट ऑफ, ये तो अभी इसमें आएगा नहीं अपने सम्स में। ब्रॉड फॉरवर्ड का एक लिमिट होता है ना 8 साल 4 साल, तो ब्रॉड फॉरवर्ड का लास्ट ईयर था वो भी गया, अब फर्दर वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता तो लैप्स कर जाएगा। 3 कॉलम हमें ड्रॉ करने चाहिए, कॉलम 1 इनर मोस्ट, फिर कॉलम 2, फिर कॉलम 3। कॉलम 1 में हम इंट्रा सोर्स या इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करते हैं, इंट्रा सोर्स या इंट्रा हेड। कॉलम 2 में कैरी फॉरवर्ड, अगर सेट ऑफ नहीं हो पा रहा तो कैरी फॉरवर्ड, और कॉलम 3 में इंटर हेड एडजस्टमेंट। तो इससे मेरे को ये समझ में आता है कि फर्स्ट आई शुड ऑलवेज ट्राई टू सेट ऑफ इंट्रा, चाहे वो इंट्रा सोर्स हो चाहे इंट्रा हेड हो, देन आई शुड ट्राई टू सेट ऑफ इंटर। तो पहले सर हम इंट्रा सेट ऑफ करेगा, फिर हम इंटर सेट ऑफ करेगा, है ना। तो आओ इसको देखते हैं सम्स में कैसे लगेगा, पहले इंट्रा फिर इंटर। हमारे यहाँ क्वेश्चन में हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो रहा है, पर क्या इंट्रा के लिए हाउस प्रॉपर्टी में कहीं और कोई इनकम है? नहीं, तो हाउस प्रॉपर्टी का इंट्रा हो ही नहीं सकता, इसका जो भी सेट ऑफ होगा वो इंटर ही सेट ऑफ होगा, वो इंटर हेड ही करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें और कोई उपाय है ही नहीं। इनकम फ्रॉम बिजनेस में लॉस है, नॉर्मल बिजनेस था उसमें लॉस हो गया, तो क्या कोई इंट्रा के लिए क्या कोई और बिजनेस इनकम है? हाँ सर है, ये रहा स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। बिजनेस तो बिजनेस होता है, चाहे वो नॉर्मल बिजनेस हो चाहे स्पेकुलेटिव बिजनेस, तो स्पेकुलेटिव बिजनेस में इनकम हुआ है तो उसके साथ हम लोग नॉर्मल बिजनेस का लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं, तो इंट्रा हो जाएगा। गुड, इंट्रा हो जाएगा इसका, इंट्रा, ठीक है। परंतु एक बात है कि सर नॉर्मल बिजनेस में जो लॉस हुआ है ना, वो लॉस हुआ है 1,35,000 का, जबकि आपके स्पेकुलेटिव बिजनेस में इनकम है 1 लाख। देखो इधर नॉर्मल बिजनेस में 1 लाख का 35,000 का लॉस है, हाँ मैं क्या बोल रहा था, इधर ये देखो बिजनेस में इंट्रा अवेलेबल है, नॉर्मल बिजनेस में 1,35,000 का लॉस है पर स्पेकुलेशन में 1 लाख का गेन है, तो पूरा पूरा सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, 1 लाख तक ही हो पाएगा सेट ऑफ, फिर भी 35,000 का लॉस बचेगा, ठीक है। तो इंट्रा तो हम लोग सेट ऑफ कर लेंगे 1 लाख का, और फिर हम लोग को इंटर करके सेट ऑफ करना पड़ेगा बैलेंस 35,000 का। वो किसके साथ होगा? विल सी दैट, विल लुक एट दैट, ओके। ये पूरा सीन है, तो पहले इंट्रा फिर इंटर। अब नाउ बात करते पहले एचपी लॉस। आपके हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी में इंटर हेड सेट ऑफ करना है, मतलब एचपी का लॉस सेट ऑफ किसके साथ कर सकते हैं? हम एचपी का लॉस सेट ऑफ सैलरी इनकम के साथ कर सकते हैं,
स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम में तो कुछ बचा नहीं है, तो लड्डू हो गया। हम एचपी का लॉस एलटीसीजी से कर सकते हैं, लॉटरी विनिंग के साथ हम नहीं कर सकते। तो हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है ना, वो आपको सेट ऑफ करने के लिए दो ही ऑप्शन अवेलेबल है, या तो आप सैलरी से कर लो, 15,000 का लॉस है समूचा, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस ज़्यादा नहीं है सर, 15,000 का है, 2 लाख तक अलाउड है सेट ऑफ करना, हमारा तो 15,000 ही है। तो 15,000 हम किसके साथ कर सकते हैं, ड्रॉ मत करना, होल्ड, ये 15,000 या तो हम सैलरी के साथ कर सकते हैं, नॉर्मल बिजनेस इनकम 1 लाख का खत्म हो चुका है, हम एलटीसीजी 70,000 के साथ भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी, परंतु हम इस 5 लाख के साथ तो नहीं कर पाएंगे, ये विनिंग फ्रॉम लॉटरी गोल्ड है, इससे कोई सेट ऑफ नहीं होता। तो 15,000 को आप सैलरी से या एलटीसी से कर सकते हो, किससे भी, आपकी जो मर्जी है। बेटर इज टू गो फॉर द नॉर्मल इनकम सैलरी, तो इसको 60,000 से सेट ऑफ करवा दो, ठीक है। तो इसको हम सेट ऑफ करवाएंगे सैलरी के साथ 15,000, तो सैलरी में अल्टीमेटली 60,000 बैलेंस था, माइनस 15,000 एचपी लॉस, तो बचेगा 45,000, ठीक है। ये हो गया एचपी, ये 45,000 हो गया, एचपी का लॉस खत्म। पीजीबीपी में 1 लाख का जो 1,35,000 का लॉस है, उसमें से 1 लाख का तो इससे सेट ऑफ हो गया स्पेक्यूलेटिव वाले से, तो वो खत्म। 35,000 का और सेट ऑफ करना है, तो ये 35,000 अब आप किससे सेट ऑफ करोगे, गौर से सुनो, ये 35,000 हम सैलरी के 45,000 से सेट ऑफ नहीं कर सकते, मैं मार्क कर रहा हूं, तुम नहीं करेगा। ये 35,000 का लॉस सैलरी से सेट ऑफ करना अलाउड नहीं है, पीजीबी लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी, तो ये रास्ता तो बंद है। ये 35,000 का लॉस या तो हम एलटीसीजी से कर सकते हैं, या फिर ठेंगा, अगेन हम विनिंग फ्रॉम लॉटरी से तो कर ही नहीं सकते, वो अलाउड होता ही नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है, ये 35,000 70,000 के एलटीसीजी सेट ऑफ कर सकते हैं, तो करा दो। तो ये पूरा 1,35,000 हमारा गया, और ये 70,000 जो बचा है, इसमें से भी 35,000 हम सेट ऑफ कर देंगे पीजीबीपी लॉस, तो आई विल बी लेफ्ट विथ 35,000, तो ये भी एग्जॉस्ट, ठीक है, अभी खत्म। अब 5 लाख तो एज इट इज रहेगा, वो कोई के साथ सेट ऑफ उसका नहीं होना है। तो देखो किस तरह से सेट ऑफ किया, घबराने का कुछ नहीं, पहले इंट्रा ढूंढो, इंट्रा नहीं होगा फिर इंटर ढूंढो। मैंने क्या किया, पीजीबीपी में लॉस था पर स्पेक्यूलेटिव पीजीबीपी में इनकम था, तो इंट्रा एडजस्टमेंट पॉसिबल था, 1 लाख का कर दिया। उसके बाद 35,000 का पीजीबी बचा, वो किससे सेट ऑफ होगा, सैलरी से हो नहीं सकता, अलाउड ही नहीं है, एचपी में है नहीं गेन कि उससे सेट ऑफ करें, एलटीसीजी में इनकम है उससे कर सकते हैं, विनिंग से कर नहीं सकते, तो एक ही ऑप्शन था एलटीसीजी 70,000, तो उससे 35,000 सेट ऑफ कर दिया, बचा एलटीसीजी 35,000, और एचपी लॉस 15,000 था, वो सैलरी से भी कर सकते थे एलटीसीजी से भी, तो वी गो फॉर द नॉर्मल इनकम विच इज सैलरी, उससे कर दिया, ठीक है। तो अब 45,000, 35,000 एंड 5 लाख, सो माई टोटल इनकम कम्स टू 5,80,000, ये मेरी टोटल इनकम है। और यही आपको नीचे भी कैलकुलेशन में दिखा हुआ मिलेगा, ये देखो 5,80,000 दिख रहा है आपको। अब हमें इस पर टैक्स कैलकुलेट करना है, दैट्स द बिग थिंग। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वही मैं सिखाऊंगा, ठीक है। देखो इधर आपका टोटल इनकम आप बोल रहे हो है 5,80,000, उसमें क्या क्या अवेलेबल है, उसमें सर नॉर्मल इनकम भी है, स्पेशल इनकम भी है, क्या क्या कितना कितना है सर, उसमें नॉर्मल इनकम के नाम पे सैलरी है 45,000, स्पेशल इनकम में सर 2 है, एलटीसीजी और विनिंग्स। एलटीसीजी आपका है 35,000 और विनिंग्स है आपका 5 लाख। ठीक है, खास बात है ये रहा ब्रेकअप, नॉर्मल इनकम स्पेशल इनकम, इस पे तो नॉर्मल टैक्स रेट लगता है सैलरी पे, एलटीसीजी पे 20% होता है। वो कौन सा वाला एलटीसीजी था एक बार देख लें दो मेरे को, एलटीसीजी अंडर 112, मतलब नॉर्मल एलटीसीजी तो 20% वाला रेट है, और विनिंग्स पे तो 30% है। अब खास बात समझो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में चैप्टर 6 का रिडक्शन नहीं था, अगर चैप्टर 6 का रिडक्शन होता तो वो सिर्फ और सिर्फ यहीं से लेस हो पाता, और कहीं से वो लेस हम नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि चैप्टर 6 से उधर बिल्कुल नहीं होता लेस, यहीं पे होता, पर चैप्टर 6 से तो है नहीं, तो हटाओ। एक दूसरा चीज़ है जो हमें लेस करना है, वो है स्लैब बेनिफिट। इस बंदे का नाम था बाल मुरुगन, तो 2.5 लाख तक नील होता है, तो स्लैब बेनिफिट जो है वो सैलरी में अवेलेबल है,
LTCG में अवेलेबल है, STCG में अवेलेबल है, पर विनिंग्स में अवेलेबल नहीं होता। तो स्लैब 2.5 लाख आप यहाँ पे अवेल करो। आपका स्लैब कितना है? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख में से 45,000 यहाँ उड़ा दो आप, माइनस 45,000 गिव्स मी 2,05,000। फिर वो यहाँ आएगा 2,05,000 का जो स्लैब का बचा हुआ बैलेंस है, उसमें से हम ये 35,000 LTCG भी ले सकते हैं। तो ले लिया हमने। तुम देख रहे हो मैं माइनस भी लिखता हूँ, ब्रैकेट भी लिखता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना बॉडमास थ्योरी लगाने का दरकार नहीं है कि सर माइनस और ब्रैकेट दोनों डाला तो प्लस हो गया ऐसा नहीं होता। ब्रैकेट इज फॉर ओन कन्वीनियंस, कि ब्रैकेट है तो मैं भूलूंगा कि नहीं कि नेगेटिव है, मेरे को लेस करना है। दैट इज द ओनली पर्पस। 2,05,000 में से 35 गया, बचेगा तुम्हारा 170। अब ये जो बचा हुआ बैलेंस है 170, इसे हम कहते हैं अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। इस बंदे की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख की थी, उसमें से 80,000 आपने एग्जॉस्ट कर दिया ना, एग्जॉस्टेड 170 है। ये लॉटरी के साथ सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, ये आप लॉटरी में अवेल नहीं कर पाओगे, वो उसमें बेसिक मिलता ही नहीं है। तो अब आपका ये जो भी 2.5 लाख तक का स्लैब था वो आप ले चुके, अब आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो लैप्स, दिस विल लैप्स, खत्म। ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। 2.5 लाख में से तुम बोलोगे सर 80,000 यूज हुआ, 1,70,000 अगले साल कर लेंगे, ना नहीं कर सकते, खत्म है ये। तो अब आपके पास इनकम के नाम पे बचा सिर्फ एक ही चीज है, वो है विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी 5 लाख। आपको उस पर टैक्स देना है, तो 5 लाख पे टैक्स कितना होता है? 30%। दे दो टैक्स। सारा कैलकुलेशन समझा के यहाँ लिखा है तुम लोग के लिए येलो में, ये देख लो। तो 5 लाख पे आप निकालो टैक्स, 30% 1.5 लाख, उस पर 4% का सेस जुड़ेगा 6,000, 1,56,000 इज द टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो अब तुम देखो ये सम्स छोटा था, पर इसके थ्रू तुम्हारा सेट ऑफ का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम में तुम कुछ सीख पाए, कुछ और सीखोगे, वो अगले और सम्स में आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 2 बढ़िया सम्स किया है। अभी लगभग 1.5 घंटा हो गया मुझे पढ़ाते हुए, मैंने पिछले क्लास का रिकैप करा दिया और ये 2 सम्स करा दिए। अभी विल डू मोर सम्स। ओके, दिस वन, ये लंबा सम्स है, नाइस। ये अपना प्यारा सा पीजीबीपी है, इसमें पीजीबी का बहुत सारा ज्ञान आएगा, और स्पेशली ये सम में मैं तुमको सिखाना चाहता हूं ये सबसे ज़्यादा लफड़ा तो इसी में, नॉर्मल और स्पेशल इनकम, तो वो इसमें बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा सुंदर आएगा, वो भी मैं सिखाऊंगा पूरा। मेन इसका पर्पस इस सम्स का यही है। बहुत सुंदर से सजा के इसका मैंने सोल्यूशन वगैरह बनाया। यू सी दिस इज द क्वेश्चन। आंसर में टोटल इनकम कंप्यूटेशन है। 2 तरह की इनकम है, पीजीबीपी आईएफओएस, पीजीबीपी आईएफओएस, और उन दोनों का कैलकुलेशन वर्किंग नोट में डाला हुआ है, जो कि नीचे मिल जाएगा। जी यहाँ पे चैप्टर 6 से भी है, डिडक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, ये टैक्स कैलकुलेशंस है नॉर्मल स्पेशल इनकम का, और वो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये हुए वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हमने पीजीबीपी निकाला है, हमने आईएफओएस निकाला है, कुछ अजम्पशंस जो यूज़ किए क्वेश्चन में इन जनरल। वैसे तो बहुत सुंदर से मैंने सॉल्यूशन बनाया ताकि एकदम फटाक से समझ में आए। मकसद मेन इसमें तुमको थोड़ा पीजीबीपी समझाना है और थोड़ा नॉर्मल एंड स्पेशल इनकम। ओके, वेरी केयरफुल, वी आर स्टार्टिंग न्यू क्वेश्चन। ठीक है, जोरदार है एकदम। पुराना नॉलेज नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं, मैं जितना दरकार है यहाँ पे उतना मैं आपको समझा दूंगा। मिस्टर वाई फिर से इंसान है, अपने यहाँ इंसानों का ही सम है ज़्यादा। मिस्टर वाई कैरीज ऑन हिज ओन बिजनेस। एन एनालिसिस ऑफ द ट्रेडिंग एंड पीएल हैज़ रिवील्ड द फॉलोइंग 11 पॉइंट्स। तो यहाँ टोटल 11 पॉइंट्स हैं, देख लो आप नीचे, यहाँ 11 तक। ये 11 पॉइंट्स हमें कहाँ से बरामद हुए? ट्रेडिंग एंड पीएल से। देयर इज़ अ रीज़न कि क्यों मैंने ट्रेडिंग और पीएल को बोल्ड अंडरलाइन किया है। देयर इज़ अ रीज़न। ठीक है, देखो सर आप, ये सम्स में टेबल तो कुछ बनाया हुआ नहीं है, ये सम्स में तो खाली हमको 11 पॉइंट्स लिख के दे दिया नोट्स की तरह, और हमको सॉल्व करना है। अब देखो आपको दिख रहा है ड्राइंग्स 10,000। यू नो दैट ड्राइंग्स फ्रॉम बिजनेस इज अ पर्सनल थिंग, इट्स नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, सो इट विल नॉट बी अलाउड।
एक स्टूडेंट से गलती हो सकती है, वो क्या करेगा, क्योंकि ये सम तो पॉइंट बाय पॉइंट है, तो ही विल स्टार्ट डूइंग द पीजीबीपी, रेवेन्यू इतना माइनस एक्सपेंस इतना इतना इतना, तो वो बोलेगा ड्राइंग्स तो पर्सनल, तो वो अलाउ नहीं होगा, तो वो लिखेगा ही नहीं, लेस नहीं करेगा, यही भूल हो जाएगी। ड्राइंग्स लेस नहीं करेगा ना, दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, पर ड्राइंग्स ऐड बैक तो करेगा, क्योंकि हमें ऊपर टॉप में क्वेश्चन में क्लियर बोला है दैट ये सारा फिगर्स ट्रेडिंग पीएल से मिल रहा है। इसका मतलब आपने ट्रेडिंग पीएल में ड्राइंग्स को डेबिट कर दिया है, जो कि गलत है। अगर आपने ट्रेडिंग पीएल में ड्राइंग्स को डेबिट किया है तो इट हैज़ टू बी एडेड बैक टू अराइव एट इंक्रीज्ड प्रॉफिट्स, इसीलिए उसको मैंने बोल्ड लाइन किया है। ये बात छूट जाएगी तुमसे, तुम वो ड्राइंग्स को एड बैक करना भूल जाओगे। अनदर प्रॉब्लम दैट यू विल डू इज, यू सी दैट इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 15,000 रुपया दिख रहा है, 11 नंबर पॉइंट। ये आपको साफ मालूम है कि सर दिस इज एन एटीसी आइटम, आई नो दैट वेरी वेल, एटीसी अग्रीड, एटीसी में है, पर सर ये इन्वेस्टमेंट पीएल में भी तो डेबिट किया हुआ है, ट्रेडिंग पीएल से तो सारा इन्फॉर्मेशन मिला है, हमको बोला है क्वेश्चन में, तो ये पीएल में अगर डेबिट किया हुआ इन्वेस्टमेंट विच इज एन एसेट आइटम, जो कि गलत है, अकाउंटिंग एंट्री है। इन्वेस्टमेंट्स हम पीएल में दिखाते हैं कि बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में पीएल में अगर डाल दिया और डेबिट कर दिया है तो ऐड बैक तो करना पड़ेगा ना, यही खास चीज़ है। इसीलिए मैंने ऊपर में जाके ट्रेडिंग पीएल को बोल्ड किया कि ऑल द फिगर्स दैट यू सी आर इन पीएल, ऑल फिगर्स बिलो आर डेबिटेड और क्रेडिटेड इन पीएनएल। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो ड्राइंग्स को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। ड्राइंग्स पीएल में डेबिट नहीं होना चाहिए, वो डेबिट कर दिया गया है तो इट्स अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, ऐड बैक करो। इन्वेस्टमेंट आपको पीएल में डेबिट नहीं करना चाहिए, आपने कर दिया गलती से तो ऐड बैक करो और फिर एटीसी में जाके डिडक्शन ले लो। ओके, स्टार्ट करते हैं। नेट प्रॉफिट बस 11,20,000, सो दैट विल बी आवर स्टार्टिंग फिगर 11,20,000, और बाकी जो भी एडजस्टमेंट्स करना है हम वो 1120 के साथ ही करेंगे, है ना। तो मैं थोड़ा अनलाइन कर रहा हूँ, 11,20,000 ये प्रॉफिट है। नाउ द फॉलोइंग इनकम्स वर क्रेडिटेड इन द पीएल, ये सब अदर सोर्सेस के इनकम है, आईएफओएस जो आपने पीएल में क्रेडिट किए हैं, तो ये तो पीजीबी में जाएगा नहीं, ये तो आईएफओएस में जाएगा। तो पीजीबी में अगर आपने इसको इंक्लूड कर लिया इनकम में तो उसको हटाना पड़ेगा, माइनस करो, माइनस एंड इंक्लूड इन आईएफओएस। तो इनको हम पीएल से तो पीजीबीपी से तो माइनस कर देंगे क्योंकि ये पीजीबी इनकम नहीं है, टैक्स में ये आईएफओएस इनकम है, पर इनको आईएफओएस में उठा के डाल देंगे। तो पीजीबी से हटाओ, आईएफओएस में डालो, ठीक है। एकदम सिंपल, समझ में आ रहा है ना, एक एक आइटम का ट्रीटमेंट लाइन बाय लाइन। इट वॉज फाउंड दैट सम स्टॉक्स वर, 3 नंबर पढ़ रहा हूं मैं, हाँ, वर ओमिटेड, सम स्टॉक्स वर ओमिटेड, भूल गए, डाला ही नहीं, इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, जिनका वैल्यू इतना इतना है। तो ओपनिंग स्टॉक में हम 8,000 भूल गए और क्लोजिंग में हम 12,000 भूल गए। अब तो इसको ठीक करना पड़ेगा, हाउ डू यू रेक्टिफाई। याद रहे ओपनिंग स्टॉक में अगर आप कुछ भूले हो, आपने 8,000 नहीं दिखाया है ओपनिंग स्टॉक में, तो उससे आपका प्रॉफिट गलती से ज़्यादा आ जाएगा, 8,000 से ज़्यादा आ जाएगा। इफ़ यू हैव मिस्ड आउट समथिंग इन ओपनिंग स्टॉक, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक क्या करता है, प्रॉफिट को कम कर देता है। तो ओपनिंग स्टॉक, इसको समझने के लिए बेस्ट है अपना तुम क्लास 11 का जो फाइनल अकाउंट्स होता है ना, क्लास 11 का फाइनल अकाउंट्स जिसमें ट्रेडिंग पीएल बनाया करते थे, वो याद करो। ट्रेडिंग तो इधर लिखते थे 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेस, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर आता था ग्रॉस प्रॉफिट। तो ओपनिंग स्टॉक का अगर फिगर ना रहता तो प्रॉफिट ज़्यादा होता ना। तो आपने तो वही किया, ओपनिंग स्टॉक में 8,000 आपने हटा दिया, तो आपकी प्रॉफिट झूठ मूठ की 8,000 से बढ़ गई, तो उसको माइनस करो। क्लोजिंग स्टॉक इस तरफ होता था, ट्रेडिंग अकाउंट याद करो, 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेस, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 2 जीपी, बाय सेल्स, बाय स्टॉक ट्रांसफर एटसेट्रा एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जितना बड़ा होगा प्रॉफिट उतना ज़्यादा आएगा, बैलेंसिंग की तरह। तो क्लोजिंग में अगर आप 12,000 भूल गए हो तो आपका प्रॉफिट भी 12,000 से कम हो गया गलती से, तो उसको कम हो गया, उसको ठीक करो, बढ़ा दो। ये स्टॉक वाला जो माइनस प्लस है ना, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये एकदम बिजली की तरह स्पीड से आ जाता है कि व्हाट हैज़ टू बी डन, बट कुछ स्टूडेंट्स को इसमें बहुत दिक्कत होती है। आई एम वन ऑफ द स्टूडेंट जहाँ दिक्कत होती है कि यार प्लस होगा माइनस होगा, उतना क्लियर नहीं हुआ।
तो आई एम टेलिंग यू वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग इट इज, एक तरीका ये भी होता है कि 12 - 8 4000 के बारे में सोच के करो, दैट इज इंटेलिजेंट मेथड, तो उसमें नहीं जाते, सीधा एकदम अपना सिंपल मेथड लगाते हैं। ओपनिंग स्टॉक से क्या होता है, प्रॉफिट गिरता है, कम होता है, तो आप 8000 का ओपनिंग स्टॉक भूल गए तो प्रॉफिट बढ़ गया उससे गलती से, उसको ठीक करो, कम करो, माइनस। क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट बढ़ता है, तो अगर आप क्लोजिंग स्टॉक भूल गए तो प्रॉफिट गिरा हुआ है, तो गिरा हुआ है उसको ठीक करो, बढ़ा दो 12000 से। 1 lakh rupees was debited in PL being contribution to university approved and notified under 35(1) का 2. This is scientific research. Donation for scientific research. इसमें आपको 150% डिडक्शन मिलता है फॉर असेसमेंट ईयर 2021 असेसमेंट ईयर के लिए। नेक्स्ट असेसमेंट ईयर से इसका भी एडजस्टमेंट बेकार हो जाएगा, बिकॉज नेक्स्ट असेसमेंट ईयर से इसमें सिर्फ 100% डिडक्शन ही मिलेगा, 150% नहीं। तो आपने तो पीएल में 1 लाख डेबिट किया है, पर आपको डिडक्शन 150% मिलेगा, मतलब आपको 50,000 का और डिडक्शन मिलेगा, तो यानी कि -50,000 आपको 50,000 माइनस करना चाहिए और, ठीक है। 1 लाख इज 100%, तो 150% इज 1.5 लाख, तो 50,000 का और मिलेगा डिडक्शन। सैलरी इंक्लूड्स 20,000 पेड टू ब्रदर, जिसमें 2,500 एक्सेस है, आपने भाई को 2,500 सैलरी एक्स्ट्रा दे दिया, तो रिलेटिव्स को अगर एक्सेसिव पेमेंट करते हो, स्पेसिफाइड पर्सन्स को एक्सेसिव पेमेंट करते हो, तो वो ऐड बैक हो जाता है 40A का 2। ऐड कितना होगा, 2,500, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ये पूरा अलाउड है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में बोला 1,000 रुपये गिफ्ट का पैकेट था, 15 गिफ्ट पैकेट कस्टमर लोग को बांटे हैं, तो बिजनेस एक्सपेंस है, अलाउड। टोटल कार एक्सपेंसेस 78,000, कार आ गया, मतलब वो आना ही है कि पार्टली बिजनेस पार्टली पर्सनल, तो बिजनेस में भी लगता है, पर्सनल भी लगता है, ठीक है। हमको चाहिए बिजनेस में कितना, 3/4 इज फॉर बिजनेस, तो 3/4 अलाउड होगा, माइनस 3/4। अच्छा, 78,000 तो ऑलरेडी तुम्हारा ये माइनस किया हुआ ही है, तो इसमें पर्सनल कितना है, 78,000 तो एक्सपेंस पीएल में डेबिट किया हुआ ही है, तो इसमें अलाउड 3/4 होना चाहिए, और पर्सनल पर्पस 1/4 है डिस अलाउड, तो वो डिस अलाउड कितना होगा, 1/4 डिस अलाउड 1/4, तो 78,000 का 1/4 19,500 वो ऐड बैक होगा, क्योंकि वो पर्सनल पर्पस के लिए, ठीक है। मिससेलेनियस एक्सपेंस में आपने 30,000 रुपया एक गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को दिया है इन कैश, ये इनका लफड़ा है, 40A का 3 में कैश में 10,000 रुपया तक देते हैं तो अलाउड है, उसके ऊपर अगर अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट ECS ई मोड होना चाहिए, नहीं तो अलाउड नहीं होगा। पर गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को पेमेंट करते हो तो 35,000 तक की लिमिट होती है, कितने की लिमिट होती है, 35,000 लिमिट कैश में अगर देते हो तो हमने तो 30,000 ही दिया है, 35,000 का लिमिट होता है, तो पूरा अलाउड है। अब यही सब पे ना वर्किंग नोट या नोट आपको देना पड़ेगा कि ये 40A3 में अलाउड है, 40A का 2 में इतना डिस अलाउड है, सब करके आपको देना पड़ेगा, उसका स्टेप मार्क्स मिल जाएगा। डेप्रीशिएशन इन बुक्स 55,000, तो वो तो सही नहीं, हमको तो IT रूल्स का डेप्रीशिएशन चाहिए, तो डेप्रीशिएशन एज पर बुक्स 55,000 वो ऐड बैक हो जाएगा, ऐड 55,000, और इनकम टैक्स वाला जो डेप्रीशिएशन है 50,000 वो माइनस हो जाएगा। अच्छा, हमें बोला गया कि मोटर कार में 3/4 बिजनेस पर्पस है और 1/4 ये है तुम्हारा क्या नाम है, ये पर्सनल पर्पस, तो डेप्रीशिएशन का जो फिगर्स हमें दिया है, हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि इन लोगों ने मोटर कार का डेप्रीशिएशन सिर्फ 3/4 इंक्लूड किया होगा, दैट इज आवर अजम्पशन एंड वी विल राइट दैट, ठीक है। सो देखो तुम्हारे सामने मैं लाइन बाय लाइन गया एकदम, मैंने जो आज क्लास के बिगिनिंग बोला कि एक तो मार्क करते चलो और लाइन बाय लाइन चलो ताकि मिस्टेक ना हो। अब एक एक करके इसको हम लोग पुटअप करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लेट अस कैलकुलेट पीजीबीपी, तो पीजीबी में देखो क्या आएगा, 11,20,000 माइनस टक 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 3 फिगर, फिर माइनस ओपनिंग स्टॉक 8,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 12,000, फिर माइनस 50,000 साइंटिफिक रिसर्च का एक्स्ट्रा, प्लस 2,500 वो रिलेटिव वाला एक्सेस पेमेंट, फिर मोटर कार का 1/4 19,500 एडबैक होगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट को जो दिए वो अलाउड है, 55,000 डिप्रीशिएशन एडबैक माइनस 50,000 IT रूल्स वाला डिप्रीशिएशन, और ये दो फिगर्स ड्राइंग्स और इन्वेस्टमेंट ये भी एडबैक होंगे, तो वैसे ही पीजीबीपी आएगा, इसको उठाया और डाला। नेट प्रॉफिट 11,20,000 माइनस 3 तरह के इनकम थे जो आपने डाल रखे थे, जो IFOS में आने चाहिए वो माइनस होगा, तो देखो ब्रैकेट में बाहर आ गया। ओपनिंग स्टॉक 8,000 माइनस, क्लोजिंग स्टॉक 12,000 प्लस, तो 4,000 प्लस आ गया। कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक रिसर्च 50% एक्स्ट्रा माइनस होना चाहिए, ये रहा माइनस 50,000।
एक्सेस सैलरी टू ब्रदर डिसअलाउड है, एड बैक होगा। एडवर्टाइजमेंट देखो मैंने लिख दिया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अलाउेबल है, नील, तो बोलना पड़ता है अलाउेबल है। मोटर कार एक्सपेंस 78,000 डेबिट किया हुआ ही है, तो 19,500 उसमें पर्सनल है, तो वो हटाओ, एड बैक। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को 30,000 दिए, 40A3 में अलाउड अप टू 35,000, ठीक। 55,000 डिप्रीशिएशन एज पर बुक्स एड बैक करो, माइनस डिप्रीशिएशन एज पर IT रूल्स, वो माइनस कर दो, ये रहा। 10,000 ड्राइंग्स वाला एड बैक और इन्वेस्टमेंट NSC एड बैक, बिकॉज वो PL में डेबिट था, तो कर दिया हमने। और हमारा अल्टीमेट फिगर इनकम फ्रॉम PGBP आया है 10,71,500। और 3 आइटम जो ऊपर से IFOS में आएंगे वो यहाँ पे ये रहे, टक टक टक, ये 3 आइटम ऊपर PGB से आपने माइनस किया, IFOS में डाला। अब इसमें एग्जाम्पशन की बात करते हैं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भारत का पहला म्यूचुअल फंड है, सेक्शन नंबर 10 का 35 में से जो भी इनकम मिलेगा एग्जेम्प्टेड है, तो नील, बाकी उन पे टैक्स लगेगा। ये रहा, आपने जोड़ दिया 32,500, ये आ चुका 32,500, दिस इज योर IFOS, यू गॉट दैट। एजम्पशंस, 2 अजम्पशंस हैं। पहला अजम्पशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और विनिंग फ्रॉम रेसेस, इसमें TDS कट के मिलता है। हम यही मानेंगे कि हमें जो फिगर दिया गया है वो ग्रॉस है, बिकॉज दे हैव नॉट गिवन अस एनी इन्फॉर्मेशन ऑफ TDS, तो द फिगर्स ऑन दीज 2 इनकम्स आर ग्रॉस, ठीक है। दूसरा, डेप्रीशिएशन 50,000 लोग बोल रहे हैं एज पर IT रूल्स, तो हम अज्यूम करते हैं कि मोटर कार पे इन्होंने डेप्रीशिएशन लेते हुए 3/4 ही लिया होगा जो बिजनेस पर्पस के लिए। तो ये 2 हमारे अजम्पशन है जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। हमारे पास दोनों फिगर्स आ चुके हैं। ये हमारा PGBP का, अब कंप्यूटेशन में आप PGBP का फिगर निकाल लिया 10,71,500, IFOS निकल गया 32,500, GTI 11,04,000। अब 80C का जो मैंने यहाँ लिखा था इन्वेस्टमेंट इन NSC, उसका रिडक्शन लेगा 15,000, ये 15,000 का रिडक्शन हम लोग ले लेंगे, तो हमारा टोटल इनकम अल्टीमेटली स्टैंड करता है 10,89,000। ये रहा टोटल इनकम PGBP एड IFOS माइनस चैप्टर 6 से आई गॉट 10,89,000। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर वाई, आई हैव डन दैट, बट लेट अस गो अ स्टेप फर्दर, लेट अस कैलकुलेट हिज टैक्स लायबिलिटी, ओके। तो एक बार मैं तुमको कॉपी में दिखाऊंगा, फिर यहाँ टोटल इनकम जो है नोट से, वही मेरे पास प्रिंटेड भी है। ये वही फिगर्स है जो अभी अपने बोर्ड पे देख रहे थे, वही है। टोटल इनकम 10,89,000। पहला स्टेप, डिवाइड किया जाए नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम। नॉर्मल इनकम में इसको PGBP हो रहा है, इस आदमी को, इसका PGBP बहुत बड़ा है 10,71,500, और इसका IFOS है 32,500। पर IFOS को कभी भी ऐसे IFOS नहीं लिखते, IFOS में से 2 पोर्शन होता है, IFOS का नॉर्मल इनकम, IFOS का स्पेशल इनकम। मतलब आप समझ लो IFOS में कुछ यहाँ जाता है, कुछ यहाँ जाता है, ठीक है। तो IFOS में डिविडेंड फ्रॉम UTI वो तो एग्जाम्प्ट था। दूसरा चीज़ था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 17,500, तो वो नॉर्मल इसमें आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, दैट्स अ नॉर्मल इनकम, ओके, एकदम नॉर्मल टैक्स है, तो वो कितना था 17,500। फिर IFOS में और एक इनकम था विनिंग्स फ्रॉम रेसेस, वो यहाँ आएगा, वो स्पेशल इनकम है। विनिंग्स पे 30% टैक्स होता है, इससे स्पेशल इनकम, विनिंग फ्रॉम रेस, दैट इज हाउ मच, 15,000, ओके। सो दैट इज द अल्टीमेट ब्रेकअप दैट यू हैव, नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम। आपके पास इन्वेस्टमेंट्स NSC में किए हुए हैं 15,000 के, 11 नंबर आइटम था इन्वेस्टमेंट इन NSC 15,000, जिसका चैप्टर 6 से मिलेगा। चैप्टर 6 से आपको स्पेशल इनकम से तो सवाल ही नहीं उठता, तो वो जो 6 से है आप चाहो तो यहाँ से ले सकते हो या फिर आप यहाँ से भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इस पूरे पे जो टैक्स रेट है वो नॉर्मल टैक्स रेट है, सेम टैक्स रेट है। तो इट हार्डली मैटर्स कि मैं 15,000 का 6 से 10,71 से लूँ कि 17,500 से लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको पूरा ऐड करता हूँ एक बार,
10,71,500 प्लस 17,500 10,89,000। अब इसमें से मैं वो चैप्टर 6A का डिडक्शन ले रहा हूँ, 80C वाला है ना, 15,000 जो NSC में इन्वेस्ट किया है, माइनस 10,74,000। सो नॉर्मल इनकम का बैलेंस है और विनिंग फ्रॉम लॉटरी ऊपर से चलते हुए आ रहा है 15,000 विनिंग फ्रॉम रेसेस, ठीक है। हो, अब इस पे लगेगा नॉर्मल स्लैब रेट वगैरह। विनिंग्स पे आपको बताया था स्लैब का बेनिफिट नहीं होता, सीधा 30% टैक्स रेट होगा। तो पहले आप 10,74,000 पे नॉर्मल स्लैब के हिसाब से अपना निकाल लो, वेरी इजी। 1,12,500 पहले 10 लाख पे 1,12,500 प्लस 30% ऑफ टोटल इनकम अबव 10 लाख। तो इसका कितना है, 10,74,000 है। 10,74,000 में 10 लाख तक 1,12,500, 74,000 पे 30%, तो 74,000 ऑफ 30%। और यहाँ पे 30% ऑफ 15,000, ठीक है। वो तो लकीली इस सम में नॉर्मल इनकम इतना बड़ा है कि पूरा स्लैब को ये अकेला चूस लेगा, ठीक है, और उधर जाने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन याद रखो, अगर मान लो यहाँ पे 0 भी लिखा होता तो भी स्लैब आप 15,000 में नहीं ले सकते। आप विनिंग्स वाला कोई भी आइटम पे स्लैब का फायदा नहीं ले सकते, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 74,000 इंटू 30% प्लस 1,12,500 134,700 एंड दैट इज 4,500। दैट्स इजी मैथ्स। तो अब अपना कैलकुलेशन आ रहा है इस तरह से, बेसिक टैक्स का मतलब होता है नॉर्मल प्लस स्पेशल टैक्स, 134 प्लस 4,500 139,200 एड सरचार्ज। इस आदमी की इनकम है, टोटल इनकम है, ये रही ऊपर आपके सामने फिगर 10,89,000। तो ये 5 लाख के ऊपर है, 50 लाख से अंदर है, तो सरचार्ज भी नहीं, रिबेट भी नहीं, नील। सरचार्ज ही नहीं है तो मार्जिन रिलीफ का तो कोई ज्ञान होगा ही नहीं। एड हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। मैं चाहता तो यहाँ पे सरचार्ज नहीं भी लिखता तो चलता, वो मैंने बस समझाने के लिए बोल दिया कि सरचार्ज नील है। नहीं तो अगर आपको दिख ही रहा है कि सरचार्ज नहीं है तो आप मत लिखो तो भी चलेगा। आंसर में मैंने नहीं लिखा है सरचार्ज, है ही नहीं, तो 4% सेस आप इस पे निकाल लो। तो ये मेरा आ रहा है टैक्स लायबिलिटी, ओके। इसको ऑब्वियसली राउंडिंग ऑफ करेंगे टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, 770। 5 या 5 से ज़्यादा है तो ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 है तो नीचे की तरफ, 144,770 दैट्स माय टैक्स लायबिलिटी। ये पूरा कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे देखो शो किया है, ठीक है। नॉर्मल इनकम ऐसे 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 करके लेस डिडक्शन अंडर 6 से 10,74,000, स्पेशल इनकम वो रहा, उस पर सब लिख के दिया हूँ मैं। देखो नॉर्मल इनकम कितना है, 10,74,000, उसमें स्लैब लेस करके ना, ठीक है। पीजीबी भी था 10,71,500, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 17,500 माइनस डिडक्शन अंडर 6 से 15,000, दैट कम्स टू 1074। और स्पेशल इनकम विनिंग फ्रॉम रेसेस 30%, उसमें देखो मैं लिख के दिया हूँ स्लैब नहीं मिलेगा 15,000, ठीक है। तो आप पहले 10,74,000 पे टैक्स निकाल लो नॉर्मल, फिर 15,000 पे आप निकाल लो टैक्स और जोड़ दो, तो वही मैंने किया। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम 10,74,000, 1,12,500 प्लस 30% 74,000। ऑन लॉटरी विनिंग 15,000 का 30%, आई गॉट 139,200। एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 144,768 राउंडेड ऑफ, ये रहा 144,770, दैट इज द टैक्स लायबिलिटी। तो इस क्वेश्चन से तुम देखो तुमको नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम एकदम लाइक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कैसे क्या करते हैं सेट ऑफ, ठीक है, पीजीबी नॉर्मल। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5, वेरी नाइस क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन था, अच्छा ये अपने कर लिए अभी, ठीक है। आगे मूव ऑन करने के पहले अब मैं एक बार इंपॉर्टेंट टिप्स में जा रहा हूँ, एक बड़ा सम और बचा है, जाएंगे बाद में उसमें। इंपॉर्टेंट टिप्स कहाँ है, ये रहा, इधर आओ जरा प्लीज़, ये थोड़ा सा मुझे सिखाना है। हमेशा टोटल इनकम को आप 2 भाग में तोड़ेंगे, नॉर्मल इनकम एंड स्पेशल इनकम, ऐसे आप तोड़ दो 2 भाग में, नॉर्मल इनकम स्पेशल इनकम। उसके बाद नॉर्मल इनकम पे नॉर्मल टैक्स रेट, स्पेशल इनकम पे स्पेशल टैक्स रेट। याद रहे बेसिक एग्जाम्पशन 6A नॉर्मल इनकम से भी लेस होता है,
6 से स्पेशल इनकम से बिल्कुल लेस नहीं होता। 6 से मैं देख लो, ये रहा 6 से 3 नंबर, 6 से में सारे एलटीसी स्पेशल इनकम वाले आइटम्स हैं। 6 से बिल्कुल नहीं मिलता स्पेशल इनकम से। तुमको सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगा स्लैब में। स्लैब आपको नॉर्मल इनकम से मिलता है और स्पेशल इनकम में एलटीसीजी एसटीसीजी से मिलता है, विनिंग से खाली स्लैब नहीं मिलता। तो स्लैब कैसे आप लोगे, देख लो इधर। सबसे पहले स्लैब को आप एडजस्ट करोगे नॉर्मल इनकम के साथ। सबसे पहले नॉर्मल इनकम, उसके बाद एलटीसीजी, उसके बाद एसटीसीजी। दैट इज द टोन ऑफ सेट ऑफ। मैं आपको शो कर रहा हूं, देखो कॉपी में इधर। यू हैव गॉट अ बेसिक एग्जामिशन लिमिट दैट इज 2,50,000। आप ये एग्जामिशन किससे लेना चाहोगे, हाई रेट से कि लो रेट से? हाई रेट ऑफ टैक्स से। हाई रेट कौन सा है? नॉर्मल रेट, जहां 10 लाख में चला जाता है सीधा, 10 लाख के बाद 30%। तो फर्स्ट एकदम आप इसको आप लगाओगे नॉर्मल इनकम के साथ। बेसिक एग्जामिशन लिमिट पहले हमेशा नॉर्मल इनकम से लगता है। सेकंड आप अप्लाई करोगे इसको, क्योंकि नॉर्मल इनकम पे सर आगे जाते जाते स्लैब में 30% का रेट आ जाता है, स्लैब क्रॉस करते 30% है। तो पहले हमेशा नॉर्मल इनकम से, फिर आप स्पेशल इनकम में जाओगे। स्पेशल इनकम में भी एक प्रायोरिटी ऑर्डर है। फर्स्ट, स्पेशल इनकम में विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी पे सबसे ज़्यादा टैक्स होता है 30%। तो मेरा मन तो कर रहा है विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी इसमें घुसा दें पकड़ के, पर विनिंग फ्रॉम लॉटरी के साथ स्लैब मिलता ही नहीं है। लीव इट, फॉरगेट अबाउट इट। तब आपके पास 3 चीज़ें बची हैं। मैं आपको पहले वो 3 चीज़ें रफ में दिखा देता हूँ इधर। एक है एलटीसीजी 20% वाला, एक है एलटीसीजी जो इक्विटी शेयर पे होता है 112A, वो 10% है, और फिर है एसटीसीजी 111A वाला 15%। तो आई हैव टू पिक हाई टैक्स रेट। हाई टैक्स रेट किसका? एलटीसीजी का। तो फर्स्ट एलटीसीजी जिस पे 20% रेट है, उससे आप लगाओ। अब मेरा माइंड नेचुरली बोलेगा सर 20% हो गया तो अभी आप 15% लगाओ। मेरा मन बोल रहा है अभी आप लगा दो एसटीसीजी 15%, बट नो। अगर आप एक बार एलटीसीजी लगा रहे हो पहले, तो फिर आपको पूरा एलटीसीजी लगाना पड़ेगा। इसीलिए अब आएगा एलटीसीजी 112A वाला, जिसमें आपको 10% का रेट लगता है। एंड देन लास्ट में आप लगाओगे एसटीसीजी 111A वाला, विच इज 15%। तो दिस इज द वे इन विच यू सेट ऑफ। वो 2.5 लाख पहले आप नॉर्मल इनकम से लो, फिर आप स्पेशल इनकम में एलटीसीजी से, एलटीसीजी 112A से, और फिर एसटीसीजी से लो। विनिंग से तो आपको स्लैब मिलना ही नहीं है। ये क्लियर है ना? अब एक बार कंसोलिडेटेड ज्ञान पढ़ा रहा हूं। 2 subtractions from GTI. Number 1, डिडक्शंस चैप्टर 6 से। जो स्पेशल टैक्स रेट वाले हैं एलटीसीजी, एसटीसीजी और विनिंग्स, उसमें लगता ही नहीं है 6 से। तो ये होगा ओनली फ्रॉम नॉर्मल इनकम। स्पेशल इनकम्स वाला जो आइटम है उनमें 6 से मिलता ही नहीं, सिर्फ नॉर्मल इनकम से होगा। तो इसमें कोई डाउट होता ही नहीं किसी स्टूडेंट को। दूसरा आपको चाहिए स्लैब बेनिफिट। स्लैब बोले तो वो बेसिक एग्जामिशन जो 2.5 लाख का होता है। सीनियर है तो 3 लाख, सुपर सीनियर है तो 5 लाख। बेसिक एग्जामिशन 2.5 लाख, सीनियर है तो 3 लाख, सुपर सीनियर तो 5 लाख। ये आपको किससे लेने का है? फर्स्ट हमेशा आप लगाओगे इसको नॉर्मल इनकम पे, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल इनकम में स्लैब का अपर साइड 30% होता है। सेकंड आप लगाओगे स्पेशल इनकम से। अब स्पेशल इनकम में भी फर्स्ट आप किससे लगाओगे? जिसका बड़ा रेट है। विनिंग से तो हो ही नहीं सकता ये 30%, वो तो अलाउड ही नहीं है। तो बड़ा रेट 20% एलटीसीजी, फिर एलटीसीजी 112A वाला, फिर एसटीसीजी 111A वाला। दैट्स द ऑर्डर। ओके, इधर देखो, द अनएग्जॉस्टेड, ऊपर से एकदम पढ़ना लाइन से देखो। अप्लाई, मैं एक बार हाईलाइट करूं, तुम मत करो। अप्लाई नॉर्मल टैक्स रेट्स टू नॉर्मल इनकम आफ्टर एडजस्टिंग बेसिक एग्जामिशन लिमिट। तो बेसिक एग्जामिशन लिमिट सबसे पहले किससे लगाते हैं? नॉर्मल इनकम से। आफ्टर एडजस्टिंग द बेसिक एग्जामिशन लिमिट, सबसे पहले यहां पे, सबसे पहले नॉर्मल इनकम के साथ उसको लगाया जाता है।
तो बेसिक एग्जामिशन लिमिट 2.5 लाख का सबसे पहले नॉर्मल इनकम से लगता है। फिर नॉर्मल इनकम आपकी कम थी 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, तो 2.5 लाख में से उतना बच गया, तो बचा हुआ जो बैलेंस है एग्जामिशन का 2.5 लाख का, सपोज नॉर्मल इनकम 1 लाख था और बेसिक एग्जामिशन 2.5 लाख का है, तो 2.5 लाख में से 1 लाख तो आपने ले लिया, 1.5 लाख बचा। अब वो जो 1.5 लाख है उसको बोलते हैं हम लोग, एक नाम देते हैं अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जामिशन लिमिट, 1.5 लाख। वो आप किस में साथ पहले लगाओगे? पहले एलटी, पहले लगाओगे आप LTCG 20% होता है, फिर एक बार LTCG तो हमेशा LTCG, तो फिर 112 ये वाला LTCG, चाहे उस पर 10% फिर भी, फिर STCG। और विनिंग्स के साथ वो कतई एडजस्ट नहीं होगा, विनिंग्स में कोई स्लैब बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो आई होप ये भी क्लियर हो। ये नीचे लिख दिया मैंने, देखो नीचे थर्ड पॉइंट कैसी, विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, रेस, टीवी गेम शो, उस पर फ्लैट रेट 30% विदाउट एनी स्लैब बेनिफिट, विदाउट एनी बेसिक एग्जामिशन, अप्लाई स्पेशल रेट्स टू स्पेशल इनकम। तो अब ये टिप्स क्लियर है पूरा। क्वेश्चन में भी इसको अपने भी देख के आ गए, ये मैंने अलग से समझा भी दिया, देख लो पूरा डिस्कशन हुआ है अपना लंबा चौड़ा। क्लियर है ना? सो अब वापस से आते हैं, अब हम लोगों का बचा क्या डिस्कशन सुन लो। ये सम हो चुका, एक बड़ा सम है, ये रहा तुम्हारे आंखों के सामने, निरंजना, डॉक्टर निरंजना। हाँ ये सम अच्छा है, ये मुझे डिस्कस करना है। और एक बचा हुआ है इस सम्स के साथ ही, रिलीफ का टॉपिक विद एन इलस्ट्रेशन। ओके, ये हम लोगों को करना है, ठीक है। आते हैं अभी इस पे, डॉक्टर निरंजना। अब ये बहुत फिर लंबी क्लास हो जाएगी, तो यहाँ पे एक बार मैं स्टॉप करूँगा, आई विल स्टॉप दिस। ये पूरा पोर्शन जो है, क्या नाम है, ये एक सम्स और रिलीफ वाला पोर्शन वो मैं अगले क्लास में करूँगा, ठीक है। तो ये क्लास यहाँ मैं स्टॉप करता हूँ, लंबी हो जाएगी क्लास।